ओके, इसकी आवाज़ तेज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं थोड़ा सा इसकी पॉज करके दोबारा करता हूँ। ओके, अब आ रही है आवाज़ ठीक? जी सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा पेपर है मई जून 2021, वेरिएंट वन, पेपर टू। तो ये पेपर टू करेंगे, वेरिएंट वन का है। सेम सिलेबस होता है आपका और अंग्रेजों का। तो ये हम इस पे, और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कंपैरेटिवली। अच्छा टास्क मिलता है इसमें, वर्किंग एरिया भी अच्छा होता है, तो लर्निंग भी अच्छी डेवलप होती है। तो अब मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, स्टूडेंट से, दोबारा एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पेपर के साथ स्पेंड करें ताकि आपकी तैयारी हो सके। अगर आप लोग मेरे पेपर के साथ बैठ के अपनी हार्ड कॉपी लेके इसे सॉल्व करेंगे और जो प्रॉब्लम हो उसे वीडियोस में देखते जाएं तो इंशाल्लाह आप ए स्टार इजीली ले लेंगे। अब यही एक वाहिद रास्ता है एक जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि कहीं और जाने के, परेशान होने के, जो रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, जो तरीका, जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, उसको अडॉप्ट करें। इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। बल्कि आप खुद भी तैयारी करें, अपने दूसरे दोस्त जो और स्कूल में या सेक्शंस में हैं उनकी भी हेल्प करें, उनको भी बताएं ताकि वो इस चैनल पे आके काम करें। ओके जी, कम टू द पॉइंट। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। तो जो इजी पार्ट है उन्हें हम डिस्कस कर लेंगे। तो देखें, ये आपके पास है कि इन 2019 Nichols annual income was 22,000. She spent 7,200 on accommodation in 2019. Calculate the percentage of her income she spent on accommodation. तो हम इसे माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग जो आपके पास आएगा, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास बनती है 22,000, और इसमें से माइनस करेंगे 7,200। तो ये आपके पास डॉलर। इसको हम कैलकुलेटर से कर लेंगे क्योंकि ये कैलकुलेटर वर्जन है। कोशिश इसमें, जब आपके पास पेपर टू हो तो फिर आप ओरली मत करें। 7,200, तो ये 14,800 आपके पास बच गया। और अब हमने क्या करना है, परसेंटेज हर इनकम शी स्पेंड ऑन द अकोमोडेशन। अच्छा, सी स्पेंड, इसकी रिमेनिंग की जरूरत नहीं थी, सॉरी, मैं इसको जो करता, ये जो स्पेंड है उसका ये है, तो इसकी की परसेंटेज हमने बनानी थी। मैं समझी शायद लेफ्ट की है, तो ये 7 to this, और ये ओवर टोटल के ऊपर था 22,000 पे। ये जो स्पेंडिंग था इसी का था, स्पेंड का, मैं समझी शायद रिमेनिंग के ऊपर। मतलब जितना स्पेंड किए। हाँ, वो स्पेंड ये था, इसी पे बनाना है अपने 100%, वो मैंने ऐसे रिमेनिंग लगा दिया ना। दिस इज 100%। तो अब देखेंगे, ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, ये 1 जीरो इस 1 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैलकुलेटर से कर लें कि 720, वैसे तो और भी तरीके हो सकते हैं। तो ये 720 डिवाइडेड बाई 22, दिस इज 32.72 समथिंग, आंसर इसका आ जाएगा। यानी कि ये जो टोटल है इसको नीचे लेंगे, जो स्पेंड है वो ऊपर आ जाएगा, 7,200। 72%। नहीं नहीं, 72 नहीं बेटे, ये 22 से डिवाइड भी होगा ना। एक्चुअली ये है 72 तो इसको आप डिवाइड करेंगे, 720 बचता है ना, 3 जीरो का 3 जीरो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आपके पास आता है 32.7%। ये आपके पास आंसर हो, देख लेते हैं मेरे पास इसके। हाँ, तो यहाँ से हम, बिल्कुल ये आना चाहिए, हमने तो किसी गलती नहीं की है। ये दिस इज ऑन, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी लिख सकते हैं और 3 डेसिमल प्लेसेस तक भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ से सिमिलरली आपके आपके पास अब ये आएगा, हर एनुअल इनकम 22,000 इंक्रीज बाई 4% इन 2020। कैलकुलेट हर एनुअल इनकम। तो उसके बाद अब 2020 में उसकी एनुअल इनकम कितनी हो जाती है ये फाइंड करनी। देखिए, ये अगर 100 है तो 104 हमें फाइंड करना है, यानी कि वो इंक्रीज होने के बाद टू मेथड्स आर देयर कि आप 22,000 का 4% फाइंड कर लें और उसमें इसमें ऐड कर दें, तब भी आपके पास 2020 की इनकम, क्योंकि ये तो 2019 की है ना, तो ये इसकी इनकम आ जाएगी। या ये भी हो सकता है कि इफ द 100 रेशियो मेथड 22,000 है
तो 104, क्योंकि 4 इंक्रीज हुआ ना 4%, वो कितना होगा? तो वेरी सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इससे मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेटर आपके पास है। दिस इज 104 डिवाइडेड बाई 100, ये 2 जीरो कैंसल, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 220 मल्टीप्लाई 104, यस दिस इज 22,880, तो ये डॉलर 22,880। तो 2019 में 22,000 था, तो 2020 में उसको उसकी 4% इंक्रीज के बाद उसको $22,880 जो है वो मिलेंगे। तो यहां हम उस आंसर को लिख देंगे। नाउ सिमिलरली ये आपके पास है कि नाइकल्स इन्वेस्ट 2,000 इन एन अकाउंट, ये इन्वेस्टमेंट है, प्रिंसिपल है। द अकाउंट पेज कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज होगा, ये बड़ा खास तौर पे देखना कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट कौन सा वर्ड यूज हो रहा है। एट अ रेट ऑफ दिस, बिल्कुल सिंपल में इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट का PRT/100, और कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला था, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं होता, ये 1+R/100 एंड होल पावर n फॉर द टाइम। ये अमाउंट देता है, हम माइनस करते हैं पैसे तब इंटरेस्ट आता है, बोलते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट है से, लेकिन होता है ये फार्मूला कंपाउंड अमाउंट का है। तो K पर ईयर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर द मनी इन द अकाउंट इज दिस, अब ये उसकी अमाउंट है, तो हमें ये K की वैल्यू, ये रेट फाइंड करना, तो वेरी सिंपल, आपके पास ये फॉर्मूला है, कंपाउंड अमाउंट प्रिंसिपल 1+R/100 पावर n, इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2036, दिस इज 2000 एंड 1+K/100 पावर n फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स। अब एक ही साल है ना, साल तो टाइम तो एक ही साल में, तो n की वैल्यू 1 आ जाए। के रेट है वो फाइंड करना हमने, रेट फाइंड करना है। तो सिंपली ये डिवाइड करेगा, पहले से कैलकुलेटर आपके पास है, इसको डिवाइड करेंगे क्योंकि मल्टीपल फॉर्म में ना। दिस इज 1+K/100, क्योंकि पावर ये फर्स्ट ईयर है ना, एक ही साल के लिए, तो n की जगह 1 आ गया, तो 1 इज नथिंग, ये आपके पास आ जाएगा। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये डिवाइड करेंगे, तो ये वैल्यू आपके पास बनेगी 2036 डिवाइडेड बाई 2000, 1.018, तो ये आपके पास यहां से आएगा 1.018, दिस इज 1+K/100। अब पहले 1 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा K/100, ये हमारे पास अगर 2 साल होते, हाँ 2 ईयर होता, हाँ, फिर हम कैसे करते? फिर स्क्वायर रूट ले लेते बोथ साइड इस वैल्यू का, यहाँ अगर 2 होता ना, इसके ऊपर 2 होता ना ऐसे, फिर हम स्क्वायर रूट ले लेते, 3 होता तो क्यूब रूट ले लेते। 5 ईयर होता है। अच्छा, हाँ, फिर उसके लिए ये होता है, या तो आप ट्राई ट्राई एंड ट्रेल मेथड होता है कि आप इसकी पावर 5 लेते जाएं, जो इसके इक्वलेंट आती है ना वो 5 करते हैं, या फिर लॉगरिथम मेथड एक होता है वो यूज करते हैं। अभी आएगा नेक्स्ट पार्ट में, ये आएगा, ये 1 इसमें से माइनस करेंगे, ये 0.018 हो जाएगा। अब 100 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो K की वैल्यू आपके पास, ये 100 से मल्टीप्लाई होगी 1.8, ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज रेट, ये रेट है वो, ये 1.8 ये शो करना था हमें, ये बना के देना था। नाउ आगे वो कहता है फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट इयर्स बिफोर नाइकल्स हैज एट लीस्ट 21,150 इन द अकाउंट। ये आपका कंपाउंड अमाउंट है, कहने कितने साल में, हाउ मेनी इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स इट्स अमाउंट बिकम 2,150। तो वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल 1+K/, या R/100 पावर n। अब ये आपकी अमाउंट बन जाती है 2150, प्रिंसिपल आपका 2000 है, 1 प्लस रेट आपका 1.8 है, वो हमने यूज कर लेना है, क्योंकि अब हमने ईयर्स फाइंड करने 100 और पावर n। इसको डिवाइड करेंगे, अभी जैसे ये ऊपर हमने किया इसी तरह से, 2150 डिवाइडेड बाई 2000, दिस वन, तो ये आपके पास 1.075, ये आपके पास डिवीजन आती है।
दिस इज 1 प्लस 1.8 डिवाइडेड बाई 100। इसको और इजी कर लेते हैं हम, अंदर वाले को। हाँ, दूसरे वाले पार्ट में आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं, देखे ये कहता है कि आप ये वाला ना, फाइंड द नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स, कहता है यहाँ पे साल फाइंड करें, कितने साल में। नाइकल्स की जो प्रिंसिपल कितने है, साल में 2150 हो जाएगा? हाँ वो तो हमने एन फाइंड करना है इसमें। अब आपके पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास ये है जो बन जाएगा। प्रिंसिपल आपका 2000 है जो उसने इन्वेस्ट किया है, 1 है रेट आपका, जो के की वैल्यू ये रेट है, ये 1.8 यहाँ रख लिया हमने। ये इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, 0 1, ये बन जाएगा पावर एन। ये 2000 को यहाँ डिवाइड करके ये बना लिया। अब आपके पास सिंपली ये फॉर्म हो गई है दिस वन। अब क्योंकि ये पावर के अंदर है ना, ये बाहर नहीं आ सकते, इसके साथ ऐड होके बनेगा 1.018 पावर एन। अब देखिए दो मेथड इसके हो सकते हैं। अब वही जो बात आप पीछे लास्ट पूछ रहे थे ना कि ये पावर अगर ज्यादा हो जाए, अब ये एन फाइंड करना है हमने। कहते हैं हाउ मेनी कंप्लीट ईयर्स कि उसकी अमाउंट 2150 बन जाए। अब टू मेथड्स हो सकते हैं, एक तो ये कि आप इसकी पावर लेते जाएं, जैसे ये कि जहां पे ये 1.018 हो जाएगा ना पावर में, वो ये 1.075 पावर 1, 1.075 पावर 2 देखते जाएं, जहां ये इसको मैच करेगा, इस वैल्यू, ये इस वैल्यू को, वो फिर सेम हो जाएंगे। 1.075 पावर 3, 1.075 पावर 4, एक तो ये मेथड है। 1.075 पावर 5, इनकी पावर कैलकुलेटर से चेक करते रहे। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं इसे पावर 4 में लेता हूं ना, ये कैलकुलेटर में देखें, 1.075 पावर 4, तो ये मेरे वन पास, पॉइंट समथिंग होगी उसकी पावर में। हाँ तो ये आपके पास आता है 1.0 पावर 4, ये जो ना आपके पास बनता है 1.075, और ये इसकी पावर का यहाँ पे बटन है, ये वाला दिस पावर 4, तो ये आपके पास 1.3 दिस ये आ रहा है। नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए ये। फिर इसकी पावर वो उसमें आएगी ना, 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट। हाँ उसमें आएगी ना। देखिए इसको मैं 4 दफा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 0.07, ये आई थिंक कैलकुलेटर का वर्जन कौन सा है ये, पावर ये नहीं, ये कौन से वर्जन में डाला है, 5, मल्टीप्लाई 1.075, मल्टीप्लाई 1.075, मल्टीप्लाई 1.075 दिस, तो ये 1.3 समथिंग आ रहा है। तो ये हो जाए आपका ना, ये एक तरीका और भी हो सकता है इसका ना। अब देखिए ये आपकी ये वैल्यू क्या बन रही है, मुझे यहाँ से जो ना, थोड़ा सा मैं इसे स्टॉप करता हूँ, डिस्कस करते हैं 1 मिनट। ओके देखें स्टूडेंट, ये जो है ना, हमारे पास कौन सा वो पावर है जो 1.0, इसको नहीं लेंगे हम, इसकी पावर इसकी लेनी, सॉरी ये मैं जो ना ये तो गलत लिख रहे हैं, इसकी पावर लेनी है हमने। वो तो उसका रेसिप्रोकल होगा वहां पे, वहां तो उसका रूट बनेगा। 1.018 की पावर 1 लेते हैं आप। देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, 018 पावर 1, 1.018 पावर 2। हम चेक करेंगे कौन सी वैल्यू ये बनाता है, कौन सी पावर है जो 1.075 कर देगा। 18 पावर 3, 1.018 पावर 4, और 1.018 पावर 5, ये वैल्यू होगी। तो अब अगर हम इनकी पावर लें तो ये जो 4 है ना, इस 4 पे इसका आंसर आता है 1.073। हमें चाहिए 1.075। इसका मतलब है 4 पे ये वैल्यू, यानी कि वो पावर जो इसको 2051 तक लेके जा रही है, तो वो इसके इक्वलेंट नहीं आ रही। हम यहाँ पे इसकी पावर 4 लेते हैं ना, तो ये आंसर इसका आता है 1 पॉइंट, इसका इसकी पावर 4 लेते हैं तो ये 1.075 होना चाहिए या इससे ज्यादा होना चाहिए।
क्योंकि एटलीस्ट ये आना चाहिए। लेकिन हम पावर 4 लेते हैं तो वन हो रही है रिकॉर्डिंग बेटा, हो रही है। तो 1.075 जो है ये 3 बनता है, यानी कि इससे लेस है। अगर पावर 4 लेंगे तो आपका 2050 नहीं बनेगा, बल्कि इससे कम बनेगा, कम से कम इतना होना चाहिए। तो अगर हम वन दिस ये लेते हैं 1 पॉइंट दिस इसकी पावर 5, तो ये बनता है आपके पास 1.018 पावर 5। ये तो ये आता है 1.093, ये बनता है। क्योंकि उसने कहा था कि देखें पावर 5 लेते हैं तो ये आंसर बनता है, 4 लेते हैं तो ये आंसर बनता है, ये वाला आंसर आता है 7.3। 4 पे इसका आंसर इससे स्मॉलर रह जाता है, इसका मतलब 4 कंप्लीट ईयर नहीं है, बल्कि कुछ अमाउंट लेफ्ट रह जाएगी, क्योंकि एटलीस्ट ये होना चाहिए। तो कंप्लीट 5 इयर्स जो है वो हमें रिक्वायर है कम से कम ये वैल्यू बनाने के लिए। बनेगा इससे ज्यादा 5 इयर्स में, क्योंकि बाकी दिन रह जाएंगे, लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतनी वैल्यू के लिए हमें 5 इयर्स रिक्वायर होते हैं। दूसरा मेथड ये भी है, देखें एक लॉगरिथम का मेथड है, आप यहाँ पे से अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वो मेथड ये है कि अगर आपके पास कोई वैल्यू जिसकी पावर हो किसी नंबर के ऊपर और उसका आप लॉग अप्लाई करते हैं, लॉग ऐसे, तो क्या होता है कि पावर लॉग के शुरू में आ जाती है और लॉग ऑफ ए लिख सकते हैं आप ऐसे, ये पावर शुरू में मल्टीप्लाई हो जाती है नंबर के साथ। सेम इज हेयर, मैंने क्या किया है, इसकी दोनों साइड पे लॉग अप्लाई किया, ये लॉग ऑफ 1.075, ये मेथड आप सीख लें से, और ये लॉग ऑफ 1.018 पावर n। तो क्या हुआ, ये पावर शुरू में आ गई और लॉग ये, अब ये भी एक नंबर है, ये भी, इसको डिवाइड कर दिया, तो n इज इक्वल टू लॉग 1.075 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 1.018। इससे डिवाइड करेंगे, ये आपको ग्रेटर देन 4 आंसर देगा, 4 पॉइंट समथिंग। तो कंप्लीट 5 इयर्स आपके पास, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके जी, आवाज आ रही है? पहले आ रही थी आवाज, पूरी आवाज आ रही थी सारी? अच्छा, नहीं कौन सा माइक बंद नहीं था, मेरे ख्याल उसका माइक बंद था। ठीक है। तो ये भी एक तरीका है कि ये जो है ना, हाँ इससे पावर आ जाएगी। ये देखें ना, मैं अगर इसको, हाँ ये 4.3 समथिंग होता है। तो हमारे पास एन कंप्लीट 5 इयर्स आता है। तो सिंपल देखें, फिर मैं रिपीट करता हूं, जब आपके ना हर, जब भी पावर फाइंड करनी होगी, आप यहाँ पे प्रिंसिपल को डिवाइड करेंगे, फिर एक नंबर बनेगा अंदर, क्योंकि ये पावर को फाइंड करना, अंदर वाला नंबर आजाद नहीं हो सकता, फ्री नहीं हो सकता है, तो इसको हम करके एक नंबर बनाएंगे। हम फिर ट्राई एंड ट्रेल मेथड करेंगे। ट्राई एंड ट्रेल मेथड के अगर ये, क्योंकि ये जो है 1.018 पावर एन जो है ये इसके इक्वलट है, तो हम इसकी पावर 1 लेंगे तो ये एज इट इज आएगा, 2 लेंगे तो ये कुछ और नंबर बनेगा, 3 लेंगे तो कुछ और। हम चेक करते जाएंगे किस पावर पे ये इसके इक्वलेंट होता है, इसके इक्वल आता है। तो हमने देखा कि जब हम पावर 4 लेते हैं तो 1.073, थोड़ा सा इससे कम है, इसका मतलब 4 से ज्यादा टाइम होगा। और 5 लेते हैं तो 1.093 आता है, तो इसका मतलब है उसने एटलीस्ट ये कहा है ना, तो पावर 5 पे एटलीस्ट जो है ना 2150 उसकी अमाउंट बन जाएगी। तो ये n इज इक्वल टू 5 आ जाता है इस तरह से। तो इसे दोबारा सुन लेना, कुछ समझ आ जाएगी। तो ये दिस इज ये, आगे नेक्स्ट है हमारे पास। यस, क्वेश्चन नंबर 2। A survey recorded the number of people living in each of the 50 houses. तो रिकॉर्डिंग हो रही है आई थिंक मेरे ख्याल में। यस, तो 50 हाउसेज, द बार चार्ट शोज द रिजल्ट, ये रिजल्ट शो कर रहा है। मॉड, मॉड वो होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, तो ये 12 आएगा मॉड भी इसका। क्यों भी आदि?
हेलो, और नहीं आया अभी तक कोई भी? फ्रीक्वेंसी बेटे उसकी जो नंबर की जो तादाद होती है ना, हाउ मेनी टाइम इज नंबर रिपीटेड, कितनी दफा कोई आ रहा है। यानी कि आप एक, हाँ, हाँ देखिए नंबर ऑफ पीपल, यानी कि ये 7 हाउसेज ऐसे हैं जिसमें एक बंदा रहता है। ये, हाँ, ये 9 हाउसेज ऐसे हैं जिनमें दो दो बंदे रह रहे हैं। ये 10 हाउसेज ऐसे हैं जिसमें 3 बंदे रह रहे हैं। 12, हमेशा पीपल को होता है। फ्रीक्वेंसी इज नथिंग, फ्रीक्वेंसी तो कुछ भी नहीं होती। ये एक आदमी, ये पीपल है, इसका मतलब है इसकी तादाद जो है वो 7 है। यानी कि ऐसे 7 घर ऐसे हैं। ये पीपल मैटर करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करती। फ्रीक्वेंसी आंसर नहीं होता, हमें ये बताना होता है कि कितने, हमें ये फ्रीक्वेंसी बताती है कि कितने घर हैं जिसमें एक एक आदमी रहता है। तो ये मॉड 4 है, ये मॉड 4 है, मॉड 4 होगा। आएगा, इसी में ही आएगा, इसी में ही आएगा। तो देखिए 4 की फ्रीक्वेंसी 12 है, इसका मतलब है ये 4 इसका मॉड है। 4 सबसे ज्यादा दफा रिपीट हो रहा है। हाँ बिल्कुल पीपल, बिल्कुल नंबर ऑफ पीपल में लेते हैं, बिल्कुल ठीक। मीडियन, मीडियन क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू होती है। टोटल ये 50 है। अगर 50 अगर हो ना टोटल, तो हम हाफ करेंगे ना, तो ये 24 इधर करेंगे, 24 इधर करेंगे, तो 25th प्लेस पे और 26th प्लेस पे जो नंबर होगा उनका सम। देखिए ये मीडियन का मैं बता देता हूं कि अगर आपके पास डेटा जो है, डेटा अगर ऑड है तो फिर तो सिंपल है, डिवाइड द इंटरवल्स, डिवाइड द वैल्यू इनटू 2 इक्वल हाफ। जो वैल्यूज उनको 2 हाफ में डिवाइड कर दें, और आपके फॉर एग्जांपल जैसे ये 15 होता, 49 होता या 51 होता, तो हम 25 इधर करते नंबर और 25 इधर करते, और बीच में जो 26th वैल्यू है वो हमारा मीडियन होता। लेकिन अगर ये वैल्यू 50 है, तो 50 का मतलब है कि आपका ये इवन डाटा है, इवन, एन इज इवन। अगर इवन है तो डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल हाफ। तो ये क्या करेंगे, यहां 1 से लेके 24 तक, 24 तक एक बनाएंगे, फिर 25 और 26 को छोड़ के फिर यहां से 27 से 50 तक 24 नंबर ये बनेंगे। ये 48 होंगे। डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल हाफ, और मिड वाली दो वैल्यूज ले लेंगे हम। 25th और 26 प्लेस पे जो नंबर है उनको लेंगे, ये पोजीशन है सिर्फ, उनका एवरेज लेंगे। अब देखें, हाँ देखते हैं ना, अभी अभी देखें, इससे आएगा, हमारी मर्जी नहीं है, वो तो उसकी पोजीशन है। देखो ये टोटल 50 नंबर है, 50 हाउसेज हैं, उसमें देखें ये 10 कितनी दफा, 1 कितनी दफा है, 1 7 दफा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। देखो मीडियन कैसे निकालते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 जो है वो 7 दफा है, 2 कितनी दफा है, 11 दफा, 3 कितनी दफा है, 10 दफा, 4 कितनी दफा है, 12 दफा। अब ये 50 हाउसेज हैं, इसका मिडल क्या बनेगा, 25th और 26 प्लेस पे जो नंबर होगा, ये पोजीशंस है, नंबर नहीं है ये। तो अब देखिए हमारे पास 7 प्लेसेस जो है, 7 पोजीशन 1 की है, ऐसे है 1 1 1 1 1 1 ऐसे। 11 पोजीशन जो है वो 2 की है, ये कितनी बन गई टोटल 18। 10 पोजीशन जो है वो 3 की है, तो ये मिला के बनेगा टोटल 28 तक। तो तो 25th पोजीशन पे भी 3 है, और 26th पोजीशन पे भी 3 है। इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2, 3 आंसर है इसका। आदि समझ आई बात की? नहीं। देखो बेटा, मीडियन होता है, मिडल वैल्यू को कहते हैं मीडियन। आपके पास ये जो है ना, ये फ्रीक्वेंसी से, हाँ तो ये देखे मैं बना रहा हूं ना, 1 7, हाँ बिल्कुल। देखिए जैसे ये है 11 है, 3 आपके पास 10 है, 4 आपके पास 12 है,
5 आपके पास जो है वो 6 है, 6 आपके पास जो है वो 4 है। ये टोटल 50 हाउसेस बनते हैं ये 50। अब देखो इसमें 2 डिवाइड करें, ये 18 और ये यहां तक 20 बनता है। मिडल वैल्यू जो है ना, मिडल मिडल पोजीशन पे कौन सा है फिर, क्योंकि मिडल जो पोजीशन बन रही है वो 25th पोजीशन बने। 50 का मिडल कहां होगा भला, मिड 25th नहीं, 20 चले 25.5। इसका मतलब है एक 25 लेना है, एक 26 लेना है आपने, ये क्योंकि डिवाइड द डाटा इनटू 2 इक्वल हाफ। 24 वैल्यूज इधर होगी और 24 वैल्यूज इधर, दोनों थ्री, इन दोनों पोजीशन पे 3 3 आ रहा है। ये तो फ्रीक्वेंसी होती है, इसका कोई मसला नहीं होता। ये नंबर असल में मैटर करते हैं। तो इन दोनों को ऐड करके आप करेंगे तो 3 इसका आंसर, 4 इसका। कैलकुलेट द मीन, मीन कैलकुलेट करना है ना, ना मीन बेटे, ये फ्रीक्वेंसी डाटा है। इसमें कहता है कि 1 का 7 है, 2 का 11 है, 3 का 12 है, 4 का 3 का 10 है, 4 का 12 है, 5 का 6 है और 6 का पता नहीं कितना 4 है। ये आपकी, ये x है और ये f है। ये डाटा इस तरह से। फ्रीक्वेंसी जो है, जो मीन होता है, मीन का फॉर्मूला ये है, मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, ये है मीन का फॉर्मूला। मीन का फॉर्मूला ये है। ये कौन आया, कोई आया और मोहम्मद अहमद आया, गुड वेलकम। ओके, तो ये मीन का ये फॉर्मूला है। तो ये जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, उसमें हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। ये ये बेटे, ये आप इसको ये एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे। ये एक्स है, ये एफ है, यहाँ एफ एक्स बनेगा ये कॉलम। ये 1 है, ये 7 है तो ये 7 आएगा। ये 2 है, ये 11 है आपके पास, ये 22 बन जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करना होता है। ये 3 है, ये आपके पास 10 है तो ये 30 बनेगा। ये आपके पास 4 है, ये 12 है तो ये 48 बनेगा। उसके बाद कैलकुलेटर है आपके पास, 5 है, ये 6 है तो ये 30 बनेगा। दिस इज कैलकुलेटर। 4 है, ये 6 है तो 6 पे 4 है, 24 बनेगा। तो ये मिला के ये 50 बनती है फ्रीक्वेंसी। इसको भी सम कर लेंगे हम। करें सम कितना, 29, 59, 60, 107, 137। तो ये 37 और ये 161 आई थिंक बनता है, ठीक है ना। तो ये सारा ऐड करके 161 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, 50 करेंगे। वो जो आप बता रहे हैं ना, सम ऑफ दिस और डिवाइडेड बाय 6, वो होता है अनग्रुप डाटा में। जब सिर्फ नंबर एक एक पड़ा होता है, जैसे 2 है, 4 है, 5 है, 7 है, कोई 11 पड़ा हुआ है, अब ये कितने, और फर्स्ट क्या 12 है, अब ये 6 नंबर है। इनको ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे, वो उस केस में होता है। अनग्रुप डाटा में ये ग्रुप डाटा है, ठीक है। तो इसको डिवाइड करके हम आंसर ले लेंगे, ठीक है भाई, ऐसे। और उसके बाद आ जाए, हाँ जी, 3 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर। One of these houses is chosen at random. Find the probability that exactly 3 people live there. 3 की फ्रीक्वेंसी आपके पास 12 है ना, ये 10 है। नहीं 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 नहीं, देखते हैं कितनी है। 3 की फ्रीक्वेंसी 10 है। 10 ओवर 50, 52 है, 50 नहीं है। टोटल 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 50 है। हाँ, हाँ जी। तो ये 10/50 बनेगा, 1/5। नहीं, ये इसका आंसर है 10/50। वो तो उसका आंसर हुआ था। उसके बाद वो क्या कहता है, तो देखें, 2 हाउसेज आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम द 50 हाउसेज।
probability that only one of the two houses has exactly 5 people living there. देखिए probability को ज़हन में लाएं. आपके पास यहाँ जो है ना इवेंट है, एक इवेंट है आपके पास. ये क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया? एक इवेंट आपके पास है 5. तो ये क्या हो गया, ये क्यों कर रहे हैं सर? ये क्या सिलेक्ट हो गया? तो देखें कि 2 हाउसेस चूज करने हैं और 5, तो देख लेते हैं. अब देखिए ये प्रोबेबिलिटी ऐसे है कि जैसे एक 5 हाउसेस है और 2 हाउसेस, दूसरा उनमें से एक एक नॉट 5 होगा, एक नॉट 5 होगा. फिर ये कि अगर एक नॉट 5 है तो दूसरा 5 हो सकता है, 5. तो ये आपके पास दो ऑप्शंस हैं इसकी. एक आपके पास होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 नॉट 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 एंड 5. ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास इसकी. ये इसको समझना है. यानी कि जैसे रेड एंड ब्लू के आपके पास एक बॉल ब्लू होनी चाहिए, इसका मतलब 2 चूज करनी है ना, तो वो ब्रांचेस को हम लेते हैं. तो अब 5 की ऑप्शंस देखें कितनी है. 5 की ऑप्शंस है आपके पास 6. ये रही 6 है. हाँ देखिए 5 में होगा 6 डिवाइडेड बाई 50. तो अब दूसरा हाउसेस लेंगे तो वो क्या होगा, वो मल्टीप्लाई होगा. अब वो है 44 और डिवाइडेड बाई, नहीं नहीं बेटा देखो आप इस चीज को प्रोबेबिलिटी को समझो. ये आपका इवेंट कब, देखे मैं ये समझ रहा हूं. फॉर एग्जांपल आप वो कहता है कि 2 बॉल चूजेस, एक रेड एंड ब्लू. रेड एंड ब्लू आपका इवेंट है, प्रोबेबिलिटी बनेगी जब इवेंट कंप्लीट होगा. आप एक बॉल तो नहीं ले सकते ना, दोनों बॉल लेनी है. ये ब्रांचेस बनती है. आपका इवेंट 2 बॉल लेने से आता है, ये श्योर इवेंट होता है. जो इवेंट को कंप्लीट करते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं. अब आपने 2 बॉल चूज करनी है, उसमें से एक ब्लू होनी चाहिए, तो रेड ब्लू भी आ सकती है, ब्लू रेड भी आ सकती है. ऑप्शंस इनमें प्लस होगा. इवेंट जो होती है, इवेंट की ब्रांच. हाँ एक 5 होना चाहिए. तो आप ये हो सकता है पहले 5 लेंगे. हाँ मल्टीप्लाई करेंगे. क्योंकि इवेंट कंप्लीट करना है ना, इवेंट कंप्लीट करना है. दूसरा बाकी आपके पास कितने हाउसेस रह गए, नॉट 5 तो 44 है ना, और टोटल कितने रह गए 49. ये फिर देखें एक हाउस निकल गया. अच्छा अब ये भी हो सकता था कि पहले आपके पास ये आता 40. नहीं नहीं 50 हाउसेज है ना, एक हाउस पिक किया है ना आपने 5 वाला, बाकी तो सारे वहीं पे हैं. अच्छा नॉट 5 वाले 44 है. हाँ उसमें से माइनस, वो नॉट 5 है क्योंकि आपके पास 5 5 नॉट 5 ये है. हाँ अब देखें ये भी तो हो सकता है कि पहले आपके पास नॉट 5. इसलिए इसलिए देखें मैंने आपको काम दिया है कि 2 हाउसेस चूज करने हैं. 2 हाउसेस चूज के एक 5 वाला होना चाहिए. आप वो लेके आ जाते हैं मेरे पास, तो आपका इवेंट तो कंप्लीट ही नहीं हुआ. तो ये जो जो प्रोबेबिलिटीज इवेंट को कंप्लीट करती हैं, दीज आर कॉल्ड श्योर इवेंट. उनको श्योर इवेंट कहते हैं हम. उनको मल्टीप्लाई करते हैं. आप मेरे पास लाते हैं जी ये 5 वाली प्रोबेबिलिटी है, ये 44 वाली प्रोबेबिलिटी है, तो मैं कहूंगा यार ये तो एक इवेंट हुआ है. हाँ लेकिन ऑप्शंस पे भी ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये भी तो हो सकता था पहले आप 44 वाली लेकर आते फिर 5 वाला लाते. तो 44/50 मल्टीप्लाई 6/49. ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, ये ऐड होंगी. अब इनको आप सिंपलीफाई करेंगे तो ये यहां से आप इसको बस मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से ना, और इसको ये से ये दोनों मिलके 6
मल्टीप्लाई 44, 50 मल्टीप्लाई 49 मल्टीप्लाई बाई 2। ये जो भी है ना आंसर, ये 2 दफा आ गया ना, इनको अब कैलकुलेटर से बस 2 दफा करके एलसीएम लेना है। अगर नहीं समझ आए तो मैं कर देता हूँ। ये आपके पास ऐसे कि ये से मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेटर से करो ना। कहाँ है कैलकुलेटर? है आपके पास? मेरे पास भी था, ये रहा। ये देखो, इसको मैं कर लेता हूँ, चले आपकी सहूलत। 44 मल्टीप्लाई 6, ये बनता है 264। और नीचे आपके पास आता है 50 मल्टीप्लाई 49 दिस 2450। ये 2450 बनता है। सेम ये भी ये बनेगा 264 2450। तो इनको अब एलसीएम 2450 आएगा और इन दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि एलसीएम सेम है। तो 264 मल्टीप्लाई बाई 2 दिस 528। ये 528 आ रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा आप इसको जो है वो कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये भी आंसर छोड़ सकते हैं आप बाय द टेबल ऑफ 2 लेंगे आप। तो ये 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, इसे लेंगे 2 12 ना। पॉइंट में आंसर नहीं देना, प्रोबेबिलिटी का आंसर पॉइंट में नहीं। 5 ये। अब ये 3 के टेबल में और ये 3 के नहीं, बस यही आंसर आएगा 264 डिवाइडेड बाई 12 25। ये आंसर है इसका। यहां भी छोड़ सकते हैं, इसका भी आंसर छोड़ सकते हैं। आगे आए आप जी। ये तो कर सकते हैं ना, ये तो कर सकते हैं ना ये। ठीक, छोड़ दें। हाँ चले आगे चलते हैं। हाँ, ये वाला पावर वाला ये कर लेंगे। देखिए ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा इसमें ना, x⁻6 माइनस है x⁻−3 बेसिस से। हाँ, अब देखिए बेसिस सेम हो गया ना, 6 - n m। हाँ मल्टीप्ल, वो नीचे आएगी, ऊपर जाए माइनस होगा ये। अब इसको m को इधर ले जाए, इसको इधर ले, 9 = m, ये आ जाएगा आपके पास। कौन आया भाई? किसने ज्वाइन किया? अच्छा जी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैंसी है। अभी देखो, वो ये कहता है, किसने ज्वाइन किया? मोहम्मद अहमद। आज लड़के जो है ना मस्ती में सारे। अगर इन्होंने नहीं आना तो फिर चले, हम क्लास रखेंगे ऐसे कंटिन्यू ना। वो समझते हैं कि वीडियो से देख लेंगे बस, ठीक है। अच्छा, हाँ, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्ड, देखिए इसमें डिस्कशन हो जाती है ना। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्ड मैयर 30 and 24। एक कार्ड है ऐसा ना, नेट ऑफ ओपन बॉक्स इज मेड बाय रिमूविंग अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ दिस पीस ऑफ कार्ड। इसके जो ना, हमने एक बॉक्स लिया, उसको ये ओपन कर दिया, उसके ये कॉर्नर जो है ना वो रिमूव किए कार्ड के ना, और एक बॉक्स बनाया, ओपन बॉक्स, ऊपर से ओपन है। ईच स्क्वायर दैट इज रिमूव्ड हैज साइड एक्स, और जो रिमूव किया उसकी साइड एक्स है, वो स्क्वायर बेस्ड है। एरिया ऑफ द नेट, ये जो अंदर वाला है ना, इसका एरिया 576 है। फॉर्म एन इक्वेशन इन एक्स एंड सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो पहले तो ना कार्डबोर्ड को देखो, इसकी लेंथ 30 है और इसकी लेंथ 24 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। फिर उसमें से हम ये रिमूव, ना ना, हाँ चले यूं कर लें, और वो इज इक्वल टू किसके होगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल भी यूं भी ठीक है। दिस इज 24 माइनस 576 इक्वल टू, देखिए ये एक जो है ना, ये साइड एक्स है ना, ये भी एक्स है, तो इसका एरिया एक्स स्क्वायर बनता है। ये भी एक्स स्क्वायर बनेगा, ये भी एक्स स्क्वायर बनेगा, ये भी एक्स स्क्वायर बनेगा। दिस इज इक्वल टू 4x ना ना। वो ठीक है, लेकिन हमें इक्वेशन बनानी ना एक्स की फॉर्म में। अब इसको आप ये मल्टीप्लाई किया, ये पूरे रेक्टेंगल का होगा, अंदर वाला हमने माइनस कर दिया। तो 30 मल्टीप्लाई 24 माइनस 576 दिस, तो 144। ये आपके पास बन गया 144 4x²। तो x² इज इक्वल टू 36। तो x² रूट लेंगे, x की वैल्यू 6।
स्क्वायर रूट के दो आंसर होते हैं, प्लस माइनस, हमने प्लस लेना है क्योंकि ये लेंथ है, ठीक है। हाँ, अब आ जाए आप आगे। यस, यहाँ वो क्या कहते हैं, नेट इज मेड इनटू एन ओपन बॉक्स, नेट से ओपन बॉक्स बनाते हैं आप, 1000, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इसका ऑफ सैंड इज प्लेस इनसाइड द बॉक्स, और उसके अंदर हम इतनी सैंड रख देते हैं। फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द बॉक्स दैट इज फिल्ड विद सैंड, बॉक्स की फ्रैक्शन, बॉक्स की वॉल्यूम और सैंड की फ्रैक्शन, वॉल्यूम का फ्रैक्शन बनाना है हमें। तो देखिए, देखो अभी कर लेते हैं, बॉक्स बनाए ना इसका, फॉर एग्जांपल साइड 6 है, तो ये इसको भी खड़ा करेंगे, इसको भी खड़ा करेंगे, इसको भी खड़ा करेंगे, तो ये लेंथ बनेगी इसकी, ये कितनी बनेगी भाई, 18, क्योंकि ये तो कट हो गया ना इतना, तो ये खड़ा हो जाएगा ना, टोटल ये 30 है ना, ये जब खड़ा करेंगे तो ये इतनी इतनी, ये 6 और 6 कट हो जाएगी ना, 12। इसी तरह जब इन साइड को कट करेंगे तो ये 6 और ये 6 भी कट हो जाएगा, तो ये वाली साइड कितनी बनेगी, 12। यानी कि इस बॉक्स की जो लेंथ है वो 18 है, इसकी जो ब्रेथ है वो 12 है, और इसकी हाइट कितनी है, 6 है, क्योंकि ये बॉक्स 6 हाइट का बनेगा। तो इसका वॉल्यूम कितना बनेगा फिर, 18, 12 और 6, ये दिस बिकम, ये बन जाएगा आपके पास 18 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 6, दिस 1296, ये इसका वॉल्यूम है। तो फ्रैक्शंस आपने बना लेंगे बस, 1000/1296, इसको सिंप्लीफाई करने बस आंसर हो जाएगा आपके पास। नहीं बेटा, नहीं नहीं, उसने ये थोड़ी कहा है, उसने कहा है, उसने पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ द बॉक्स दैट इज फिल्ड विद सैंड, बस अब बाकी इसको सिंपलीफाई करना है। ये 500 आएगा आपके पास, काटेंगे तो नीचे आएगा 648, फिर 250 बनेगा, जब तक हो रहा करते हैं, 324, फिर उसके बाद ये 150 बचेगा, 125, ये क्या बनेगा, 162, तो ये आएगा आंसर 125। दोनों ही आसान होते हैं बेटे, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं लेकिन करने वाले होते हैं। हाँ, वो उसमें थोड़ी सी कंसेप्चुअल ज्यादा होती है। अब देखिए ये यहाँ पे अजान होने देखना है, अजान, अजान सुन रही है आपको, मैं पॉज करता हूँ, पॉज करता हूँ। तो ये आपके पास डायग्राम शोज अ स्केच ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये बिना वही नॉट स्केल है। अब वो कहता है कि आपने इसके अकॉर्डिंग जो है ना कंस्ट्रक्ट एन एक्यूरेट ड्राइंग ABCD, इसको यहाँ बनाना है। देखिए आप क्या करेंगे, पहले ये वाली साइड लेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर रखेंगे, है आदि, यहाँ पे आवाज आ रही है मेरी, ना ना ये नॉट स्केल है, कहता है इसको एक्यूरेट बनाए, हम क्या, हाँ बिल्कुल, ये AC लाइन उसने दे दी है ये वाली ना, ये 10 सेंटीमीटर है, हम क्या करेंगे यहाँ प्रोटेक्टर रख के ना 50 डिग्री का एक वो लगाएंगे निशान, 50 डिग्री एंगल लेंगे, 50 डिग्री एंगल, और फिर ये कितना है 4.5 छिक देंगे इसके अंदर से, ऐसे, ठीक है, ऐसे प्रोटेक्टर रख के पहले 50 का निशान लगाएंगे, फिर वहां से 4.5 जो है वो लाइन बना लेंगे, ये फॉर एग्जांपल दिस इज 4.5, और ये एंगल 50 है यहाँ पे, ये एंगल 50 है, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या है, यहाँ से 6 और वहां से 8, फिर बिल्कुल आप जो है कंपास खोल के 6 सेंटीमीटर की ये लाइन लेंगे, ऐसे 6 सेंटीमीटर है, फर्ज क्या ये है ना, ये है ना, जहां से 8 सेंटीमीटर लेंगे वो जहां क्रॉस करेगा ना इसको, ये यहां तक, फर्ज क्या ये बनती है, क्या
हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये है, ये आ गया। तो ये, और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे। ये अब एक एक्यूरेट ड्राइंग बन गई है। इसके ये 4.5 है, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 6 सेंटीमीटर, और ये 50 एंगल, और ये 10 सेंटीमीटर। अब इसमें वो ये क्या कहता है जी, ये हो गया, ये एसी है जी। अब वो कहता है मैयर एडीसी, एडीसी मैयर करें, एडीसी। हाँ, अब ये मैयर का वर्ड हमेशा प्रोटेक्टर से करते हैं। ए डी, ये बी है और ये डी है ना, ए डी सी, ये वाला एंगल मैयर करना है कितना, ये आपने प्रोटेक्टर रखेंगे, एक लाइन को हाइड कर लेते हैं प्रोटेक्टर में, और उसके अकॉर्डिंग ये मोर देन 100 समथिंग आंसर होगा इसका ना। प्रोटेक्टर आप ऐसे रखते हैं, एक लाइन को हाइड कर लेते हैं, किसी एक को, इसको या इसको, जो है ऐसे ऐसे प्रोटेक्टर ऐसे रखते हैं, ऐसे ऐसे। जो लाइन हाइड करेंगे ना वो जीरो होगी, वहां से वो जो ना रीडिंग बनी थी वो काउंट कर देंगे। और अगर इसको हाइड करेंगे आप, और अगर आप इसको हाइड करेंगे, इसको, तो फिर ये लाइन, फिर ये यूं बनेगा, यूं यूं, यूं प्रोटेक्टर आएगा, फिर ये जीरो हो जाएगा। और यहाँ से जीरो लेंगे और यहाँ तक एंगल देख लेंगे क्या बनता है, ठीक है ऐसे। तो ये एंगल आपका मैयर हो जाएगा समझे? उसके बाद टेकिंग अ suitable measurement from your diagram, find the perimeter of this quadrilateral। तो ये ऑलरेडी ये बना हुआ है सारा कुछ, ये देखें। अब वो कहता है पेरीमीटर फाइंड कर इसका ना, पेरीमीटर, पेरीमीटर। अब देखो ये 8 है, ये 6 है, ये 4.5 है, सिर्फ ये लेंथ आपने स्केल से फाइंड करनी है, क्योंकि ये आपकी स्केल्ड है, ये आपने बनाई है एक्यूरेट। तो आप इसको स्केल से फाइंड कर लेंगे, होपफुली ये आई थिंक 6 पॉइंट समथिंग या 7 सेंटीमीटर हो सकती है। फिर इन सबको ऐड कर लेंगे। दिस इज पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। बीच वाली जगह नहीं ऐड करेंगे, ये डायगोनल है, इन सबको ऐड कर लेंगे, ठीक है जी। और ये स्केल्ड है, आपने ये डीसी जो है ना ये स्केल से लेना है। अच्छा जी, अब देखें इस क्वेश्चन को, कि यहाँ पे वो ये कहता है कि ये आपके पास डायग्राम शोज अ क्यूबाइड। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी। क्यूबाइड टी डब्ल्यू, आदि साथ हो मेरे, ये नहीं, डब्ल्यू वी, हेलो, हाँ, और आर डब्ल्यू आर बी ना, थक तो नहीं गए? नहीं नहीं, थकना नहीं है यार, अभी पूरा पेपर करना है। आप ड्रॉप, चले, अगर आप जब तक कर सकते कर लो, फिर ड्रॉप कर लेना, मैं जो है ना वो फिर इसको पेपर को पूरा करके उठूंगा, है। हाँ, अपलोड कर दूंगा। लेकिन मेरे साथ अहमद है, अहमद किस क्लास का है? अहमद चला गया, चलो ठीक है, जब तक आप बर्दाश्त कर सकते हो कर लो। चलो, यहाँ से जो है ना डायग्राम शोज, देखें वो असल में ये होता है कि आप क्वेश्चंस करते हैं ना तो चीजें दोबारा डिस्कस हो जाती हैं, वरना मैं तो इसे बनाता जाऊंगा। टी डब्ल्यू आपके पास ये है, टी डब्ल्यू ये दिया हुआ है, डब्ल्यू बी आपके पास 10 दिया हुआ है, आर बी ये 8 दिया हुआ है। शो दैट टी आर, टी आर ये वाला, ये डायगोनल्स, ये फाइंड करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले ये हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, ये वाला, फिर ये वाली ट्राइंगल पिक कर लेंगे। तो here need to first find TV। TV square is equal to पैथागोरस, हाँ, 15 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। तो ये कैलकुलेटर से हम इसको फाइंड करते हैं, तो ये आपके पास टीवी आ जाता है, टीवी आपके पास आता है 15 स्क्वायर प्लस 100 दिस, और इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, दिस 325, ये 325 का स्क्वायर रूट लेंगे आप,
दिस ये 18 पॉइंट, ये 18.0 वो कहता है, अच्छा वो हमें बताना है। तो ये इसका टीवी जो है वो आपके पास आता है 18.03, इतना आता है। अब नाउ, अब हमें कहता है, अब वी टेक दिस ट्राइंगल, अब हम ये वाली ट्राइंगल, अब फिर बताओ कैसे बोला, ये टी वी और आर, ये वाली ट्राइंगल हम उठा लेते हैं, ये वाली, दिस इज, ये 18 आ गया, ये 8 है, फिर अब टी आर फाइंड करते हैं, टी आर, ये इसका स्क्वायर ले लेते हैं जो नंबर है ना, दिस इज स्क्वायर 320, ये तो इस क्योंकि ये दोबारा यूज हो गया ना बेस में, ये 325 बनता है ताकि वो एरर ना आए, प्लस ये 64 इसमें ऐड कर दें और इसका स्क्वायर रूट ले लें, प्लस 64, यस। और अब इसका ये 389 बन गया, और इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे, यस, ये 19.7, और यही हमें बनाना था अप टू 1 डेसिमल प्लेस, 19.7 सेंटीमीटर। एक्स इज द मिड ऑफ पी क्यू, एक्स ये मिड है यहाँ पे, टी आर एक्स, ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है भाई। अच्छा ये चीजें कुछ आपने याद रख लेनी, चले ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन होगा। टी आर एक्स, ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला टी आर एक्स। अब इस एंगल को फाइंड करने के लिए ये वाली साइड भी हमारे पास है, पहले हम एक्स आर फाइंड करेंगे, फिर टी एक्स फाइंड करेंगे, जब तीनों साइड आ जाएंगी फिर कोसाइन रूल लगेगा। ये नीड टू फाइंड फर्स्ट, टी आर तो है ना हमारे पास, टी आर तो है आपके पास 19.7, फेसिंग एंगल गिवन होता है जब तीनों साइड्स गिवन होती हैं, या कोई इंक्लूडिंग एंगल गिवन होता है। इंक्लूडिंग कोई और नहीं, दो साइड्स और उनका इंक्लूडिंग एंगल गिवन। फिर मैं रिपीट करता हूँ, साइन रूल, हाँ देखो साइन रूल जो है ना, साइन रूल यूज होता है टू साइड्स एंड वन फेसिंग एंगल, ऑपोजिट एंगल किसी एक साइड का, या टू एंगल्स वन ऑपोजिट साइड, हाँ फेसिंग साइड या ऑपोजिट साइड होती है। और कोसाइन रूल जो है ना, कोसाइन रूल यूज होता है, वो यूज होता है टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल, और वो अपोजिट साइड फाइंड करनी होती है, या थ्री साइड्स गिवन होती हैं तो एंगल फाइंड करना होता है इसमें। और एक साइन रूल एरिया का होता है, देखें ये करें, जैसे ये ट्राइंगल है ना, ये फर्स्ट के ये साइड ए, ये एंगल, ये वर्टिक्स बी है, सी है, तो ये ए के सामने ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये अगर ये दो साइड्स गिवन है तो ये एंगल गिवन होगा, ये हमें फाइंड करना होगा। इसके लिए हम यूज करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc कॉज ऑफ एंगल ए, ये यूज करते हैं। ये दो साइड इंक्लूडिंग है, अगर ये दो साइड्स गिवन होंगी तो ये इंक्लूडिंग एंगल गिवन होगा, ये दो साइड गिवन होंगी तो ये एंगल गिवन होना चाहिए, अपोजिट साइड फाइंड करते हैं। या फिर ये होगा कि एंगल नहीं होगा, साइड्स गिवन होंगी सिर्फ, जैसे इस क्वेश्चन में यूज होगा, फिर फॉर्मूला यही होगा, एंगल हम फाइंड कर लेंगे उसमें से। ठीक है, अब देखिए ये मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, जैसे ये टी आर है, अब इसमें हम एक्स आर पहले फाइंड करेंगे, एक्स आर किसके इक्वल है, ये वाली साइड 15 है, और ये हाफ है इसका 10 का, ये 5 है, तो ये आपके पास ये इस ट्राइंगल में 15 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो ये 2 to 5 कितना बनता है, 15 स्क्वायर प्लस 25, 250 आ गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये तो 15.8, ये आता है 15.8, 1 डेसिमल प्लेस। अब हमने ये भी फाइंड करना है, क्योंकि ये जो ट्राइंगल टी आर एक्स है ना वो इसके अंदर है,
ये TX भी फाइंड करना है, TX। TX कैसे होगा, ये वाली साइड 8 होगी और ये इसका 5 होगा, 64 और 25, इसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये आएगा 64 प्लस 25, तो ये आपके पास स्क्वायर रूट दिस, ये तो 9.4, ये 9.4 सेंटीमीटर। ये अब 3 साइड्स आ गई। अब हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह से बन गया, देखो आदि है साथ आप, अब ये क्वेश्चन इस तरह से बन गया, ऐसे ऐसे और ऐसे, ये ऐसे, ये T है, ये R है और ये X है। ये वाली साइड आपके पास है 15.8, ये वाली साइड है 9.7, ये वाली साइड है 9.4। हमें ये एंगल फाइंड करना है, ये तीनों साइड्स गिवन है। तो या तो एंगल का फार्मूला लगा लें या सिंपल फार्मूला लगाएं, सिर्फ आर का सब्जेक्ट कर लें। जैसे एंगल का फार्मूला देखें, मेरे पास फार्मूला जो है ना वो ये होते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस -2bc कॉज ऑफ एंगल ए। अब फॉर एग्जांपल मैं इसे आर में चेंज करता हूं, इस आर के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा, यानी कि ये आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ये टी स्क्वायर 2tx कॉज ऑफ आर, ये आ जाएगा। आर एंगल फाइंड करना है। अब जस्ट इसको जो है ना हम एंगल की फॉर्म में यूं लिख सकते हैं, कॉज आर, ये उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ओवर 2tx। मैं जो ना कहता हूं ऐसे ना किया करें, ये परेशान हो जाते हैं क्योंकि आपको फार्मूला याद रखने पड़ते हैं। आप एक ही फार्मूला याद रखें, यानी कि मैं इसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनाऊं ना, तो ये मेरी आर है, ये जो फाइंड करनी ये आर है, ये वाली मेरी वैल्यू टी है। नहीं नहीं, आप सिंपल फार्मूला वही रखें, सिर्फ एक्स का सब्जेक्ट कर ले, ये साइड एक्स है, फार्मूला वही रखें, आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर 2xt कॉज ऑफ आर। बस अब वैल्यू पुट करके बाकी सब्जेक्ट बना लें, इसका तरीका वही रखें आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें मैं यहां पे ना, ये मैं ये कहता हूं एक ही फार्मूला याद रखें, वैल्यू पुट कर लें, और जैसे हम वो सब्जेक्ट नहीं बनाते ऐसे सब्जेक्ट बना लें। जैसे इसके अकॉर्डिंग ये आर स्क्वायर ये है 9.4 स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर, एक्स ये है 19.7 स्क्वायर, वो आपके पास 15.8 स्क्वायर -2 19.7 और ये 15.8 कॉज ऑफ आर। आप क्या करेंगे, इसका स्केयर लेंगे, इसका भी स्केयर फाइंड कर लेंगे, ये भी फाइंड कर लेंगे, फिर इस नेगेटिव को उधर ले जाएंगे, इसको जाकर माइनस कर देंगे। जैसे अब आपके पास ये देखें, मैं इसको लिख लेता हूं, ये वाला प्रोडक्ट है ना, मैं माइनस हो रहा है ना, इसको इधर जाके लिख लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 19.7, आपकी जैसे कन्वीनियंस हो करें उसे, 15.8, ये प्रोडक्ट बनता है 622.52 कॉज ऑफ आर। यानी कि यहाँ ये नेगेटिव बनता है ना, मैंने इधर जाके प्लस कर दिया, इसकी वैल्यू के साथ इसको उधर जाके माइनस कर देंगे तो हमारी इक्वेशन सीधी हो जाएगी। दिस इज 19.7 स्क्वायर, ये बनता है 388.09, 388.09 प्लस इसकी वैल्यू ले लें 15.8 स्क्वायर, ये 249.64, ये 250 का हमने वैसे किया था ना, डिवाइडेड बाई, अच्छा ये इधर माइनस भी करना पड़ेगा आपको, ये वाला, ये वाली वैल्यू 9.4 स्क्वायर, दिस इज 88.36, 88.36 ये। अब डिवाइड, अब जो है ना इसको बाद में कर लेते हैं, ये सारे ऐड कर लें, ये कॉज आर, इन सबको ऐड प्लस करें, दिस इज 388.09 प्लस 249.64 माइनस
88.36, ये आपके पास आता है 629.43 और डिवाइडेड बाई, इसको यहां डिवाइड कर दो 622.52, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास डिवाइडेड बाई 622.52 दिस, ये 1 पॉइंट, ये गलत आ रहा है आंसर हमारे पास ना, ये कुछ चीजें जो ना वैल्यूज गलत हो रही हैं इसमें, कोई वैल्यूज गलत हो रही हैं। एक मिनट है जब मैं दोबारा चेक करता हूँ इसे। आदि 7 हो, हाँ, ये वैल्यू ना हमने ऐड कर दी थी। देखो मुझे कैसे पता लगा कि मिस्टेक हो रही है, क्योंकि ये जो आंसर आता है ना इससे लेस, क्योंकि कॉस की वैल्यू एंगल उसी वक्त ही देगी जब ये वैल्यू लेस देन 1 होगी, क्योंकि मेरे पास इसकी डिवीजन आ रही है 1 पॉइंट समथिंग में, फौरन कर कि कोई गलती होगी। क्या हुआ, बाई मिस्टेकन हमने ये वैल्यू ऐड कर दी, इसमें ये सब्ट्रैक्ट करनी थी, क्योंकि इसमें उधर जाकर सब्ट्रैक्ट होना था। तो अब हम इसको करते हैं सारी वैल्यूज को, तो ये आपके पास, अब इसे डिवाइड करते हैं 549.37 डिवाइडेड बाई 622.52, तो ये आता है 0 पॉइंट, हाँ बिल्कुल, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ इस बात को, देख ना ये 249 समथिंग। अब इसका हम कॉज इनवर्स ले लेते हैं, शिफ्ट कॉज आंसर दिस, तो 28 समथिंग आंसर, 28 डिग्री आंसर आ रहा है इसका। देखो मैंने कहा कि फार्मूला कोसाइन का ये है आपके पास, ए स्क्र बी स्क्र सी स्क्र 2bc कॉज ऑफ एंगल ए, चाहे साइड फाइंड करनी हो चाहे एंगल फाइंड करना है, यही याद रखो, सिर्फ आप सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को इसमें, फिर अगर साइड फाइंड करनी है तो ये एज इट इज हो जाएगा। अगर यहाँ पे फर्ज किया कि पी फाइंड करना है तो एंगल पी आ जाएगा, क्यू फाइंड करना है तो एंगल क्यू आ जाएगा, आर फाइंड करना है तो यहाँ आर की वैल्यू आ जाएगी, या एंगल आर आ जाएगा। फर्ज किया एंगल फाइंड करना है तो सारी वैल्यू को प्लस माइनस करके ये जो है ना इसके प्रोडक्ट से डिवाइड करके कॉज इनवर्स ले लो, सब्जेक्ट बना लो, बजाय इसके कि सारे फार्मूलाज आप याद रखें। तो 28 इसका जो है वो एंगल आता है ये बिटवीन। ओहो, स्टार्ट किया था हमने, यस, तो ये आपके पास एंगल हो गया। अब इसी तरह से ये आपके पास है, तो 5 क्वेश्चंस हुए हैं, कोई बात नहीं, टाइम भी तो हमारा 1 घंटा ही हुआ अभी यार, आधा हो गया ना घंटे में, इतना पेपर 2 है, ये कोई मजाक थोड़ी है। तो ये आपके पास शेड है, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए से बाहर, और बी और सी की इंटरसेक्शन ये बनती है, तो सिर्फ ये वाला आपका जो है ना वो होगा ये, अदर देन ए और बी और सी इंटरसेक्शन, ये वाला। नाउ हेयर, ये हमें करना होगा भाई, पहले हम इसका सेट बनाएंगे। सबसे पहले होता है जब इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं ना, इनको लिस्टिंग कर लेते हैं। लिस्टिंग करके क्या मतलब है, इनको जो है ना, ये तो आपके पास यूनिवर्सल है ना, इसको लिस्ट कर ले क्या बनता है ये। एक्स हैज रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2, जिनकी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 है, यानी कि 180 पे जो राउंड होके दोबारा बनता है, ये नहीं बनेगा क्योंकि ये ऊपर मुंह ले जाएगा, ये नीचे चले जाएगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा एच, क्योंकि इसको आप घुमाएंगे ना तो ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, वो नीचे तो सेम शेप आ जाएगी, ये भी नहीं होगा, ये बिल्कुल ये एन एन आ जाएगा, और रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 है। ये आर, ये भी नहीं होगा, टी नहीं होगा, जी, जी उधर जाएगा, ये क्यों, ये ऐसे जाएगा, ठीक है ना, जी आ जाएगा। अच्छा उसके बाद एक्स हैज लाइन सिमेट्री, लाइन सिमेट्री, जिसके अंदर लाइन सिमेट्री है, इसके अंदर लाइन सिमेट्री है, बिल्कुल ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सी में नहीं है, सी में ये सेम नहीं बनती ना, ऐसे, हाँ बिल्कुल सी है, सी है। ये वाला बिल्कुल ये भी है, एच में एच आ जाएगा ना फिर, लाइन सिमेट्री है ना जो, जे में नहीं है, एन में नहीं है, आर में नहीं है, टी में, yes, और जी में भी नहीं है, याद है आपको। अब हमने फिल करना है ये, तो तीनों में कॉमन क्या है इसमें, इसमें
एच एन, एन इसमें भी है, इसमें एन नहीं है, ई इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इससे डब्ल्यू और एक्स, डब्ल्यू और एक्स की कॉमन क्या आ रही है, ए एच, और बस एच कॉमन है, और डब्ल्यू, एक्स और वाई में क्या कॉमन है, एक्स और वाई में ए कॉमन है, एन, एन नहीं है, जी, ए और ई है ना, ए और ई ये कॉमन है। और डब्ल्यू और वाई में क्या कॉमन है, डब्ल्यू और वाई में आर एन कॉमन है, बस एन कॉमन है, एन यही कॉमन है। अब बाकी सारे डाल दें, डब्ल्यू के बाकी जो है वो एच आ गया, एन आ गया वहां पे, और ये जी आ जाएगा इधर, और एक्स में आपके पास ए इधर आ गया, ई इधर आ गया, सी आ जाएगा इधर, एच तो उधर चला गया, टी ये आ गया, और वाई में आपके पास आर, ए चला गया, एन चला गया, जी और ई इधर आ गया। बाकी क्या बच गया आपके पास, ए सी भी हो गया, ये हो गया, जी भी आ गया, एच आ गया, जे 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 आ जाएगा यहाँ पे, जे किसी में नहीं है, एन आर, आर भी आ गया, टी जेड ये भी आ गए। ठीक है भाई, ये सारे हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास 5 आ गया, और ये 5 हो गया। ये अब लिस्ट द एलिमेंट ऑफ दिस, ये एलिमेंट बताना है, यानी कि ये डब्ल्यू यूनियन वाई, डब्ल्यू यूनियन वाई इन सब की कॉम्प्लीमेंट, इससे बाहर और एक्स के साथ कॉमन, तो सी टी आता है, सिर्फ सी टी, सी टी क्यों आदि, और ये क्या है, फाइंड एन, ये डब्ल्यू यूनियन एक्स, डब्ल्यू वाई इन तीनों की यूनियन, इनकी तादाद कितनी बनती है, 9 बनेगी। ठीक है, नहीं ये एन पूछा उसने, एन एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नहीं अच्छा नहीं, इसकी यूनियन की कॉम्प्लीमेंट है 1, एक ही एलिमेंट बाहर आता है ना। अच्छा, यूजिंग सेट नोटेशन कंप्लीट दिस स्टेटमेंट, एम्प्टी, एम्प्टी ये वाला सेट है, दिस इज डब्ल्यू इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये तीनों की कॉमन, ये वाली, ये स्टेटमेंट बन जाती है। ठीक है जी, आगे क्या कहते हैं, ओके, ये फंक्शन वाला क्वेश्चन तो हो सकता है ना, कर लोगे नहीं, हाँ कोशिश करना, ये लास्ट वाला मैं करा देता हूँ, इसमें थोड़ा सा है, बाकी इनवर्स से तो कर सकते हैं आप इजिली। इसमें क्या कहता है, वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज 4 मोर, एक्स 4 मोर है देन दिस जी से, यानी कि ये 4 कम है, तो इसमें 4 ऐड कर देंगे, ऐसे कर लेंगे, 12 माइनस 3x, ये 4 कम है, ये ज्यादा है ना 5, तो इसमें 4 ऐड करके इसको इसके इक्वल लिख लेंगे, 2x प्लस 3 के, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स 4 ज्यादा है, यानी कि ये जी ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, या इसमें से 4 माइनस कर देंगे तब जी एक्स के इक्वल हो जाएगा। अब एलसीएम लें, ये एलसीएम इससे भी मल्टीप्लाई का उधर भी, तो 12 माइनस 3x प्लस 20, उधर मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 15, ये बन जाएगा, एलसीएम भी ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर दी। अब इस x को उधर ले जाए, नंबर सारे इधर ले आए, ये इसके साथ मिलके बनेगा 32 माइनस 15 इज इक्वल टू, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा 13, 32 में से 15 निकाल दें, ये 15 बनता है ना, 5 20 और 12, ये तो जाके बिल्कुल ठीक है, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, कितना बनता है 18, 13x, ये डिवाइड कर दें बस, 18 ओवर 1 होल 5/,
30, ये आंसर हो जाएगा आपके पास। ऐसे आगे चलें जी। हो गया खत्म। यस, ये वाला है। देखो वो कहता है ये y इज इक्वल टू 2x+1 है, ये y इज इक्वल टू 2x-1 है, ये y इज इक्वल टू -2x+1 है, ये -2 प्लस, ये देखो ये माइनस वैल्यू है और यहाँ प्लस है। जो ग्रेडियंट, ये x के जो कोफिशिएंट है ग्रेडियंट होता है, ये पॉजिटिव ग्रेडियंट है। पॉजिटिव ग्रेडियंट की लाइन ऐसी होती है। ये x की पावर -1 है, यानी कि y इज इक्वल टू mx+c। ये x का जो कोफिशिएंट होता है ग्रेडियंट होता है, ये नेगेटिव ग्रेडियंट है। नेगेटिव ग्रेडियंट की लाइन ऐसी होती है। तो ये जो दो लाइनें हैं ये इस ग्राफ की है, ये दो लाइनें ये दो लाइनें इस ग्राफ की हैं, ये दो लाइनें इस ग्राफ की हैं। तो हम इन दोनों में से इसे तलाश करेंगे। देखें, अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है। x 0 रखते हैं ना, तो x 0 पे ये y 1 देता है, +1। तो x 0 रखते हैं, ये तो -1 आ रहा है। यहां x 0 रखते हैं तो -1 आता है। तो ये वाली लाइन है ये, y इज इक्वल टू 2x-1। क्योंकि x 0 करते हैं ना तो +1 है, इसको यहां होना चाहिए था 0 पे, ये x 0 है। इस पे यहां 0 पुट करते हैं -1, यस ये ट्रू करता है। इसी तरह से ये इन दोनों में से एक है। फॉर एग्जाम्पल मैं x को 0 करता हूँ y1, यस बिल्कुल ये 0 y1 आ गया। यहां 0 करता हूँ y-1, ये वो यहां होना चाहिए। तो ये नहीं, ये वाली नहीं हो सकती और ये वाली नहीं हो सकती। तो ये आपके पास y इज इक्वल टू -2x-1, क्यों भी आदि, ठीक है, ये बन जाती है। नहीं समझ आई? हाँ फिर देखें, हमने इन दोनों में से ये पॉजिटिव ग्रेडियंट की लाइन है जो अपवर्ड राइट जाती है। ये देखो ये वाई, हाँ ये वाई नेगेटिव पे कट कर रही है और एक्स पॉजिटिव पे कट कर रही है। अच्छा, अगर मैं ये एक्स की वैल्यू 0 पुट करता हूं, तो इसमें पुट करता हूं तो ये क्या आंसर देगा आपको? वाई की वैल्यू +1, वाई इज इक्वल टू 1। वो कहाँ होना चाहिए? वो तो यहाँ होना चाहिए। तो वो तो नहीं है ना। इसमें पुट करता हूं तो वाई -1 दे देता है। तो इसका मतलब है ये बिल्कुल इसको देगा, इसको ट्रू कर रही है। इसी तरह से ये है, ठीक है ना। ये 0 पुट करते हैं y1, ये वाली, ये यहाँ +1 आ गया, तो ये वाली y इज इक्वल टू माइनस, ये y इज इक्वल टू 2x-1 हो गया। इसी तरह से हाँ, ये वाला जो लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा फैंसी है, देखो समझना है। यहाँ पे वो कहता है डायग्राम शोज अ स्केच ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू x² + ax+b। देखिए यहाँ x² जो है ना पॉजिटिव है। जब क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो ना तो वो मिनिमम वैल्यू का होता है, नीचे से जाता है, मिनिमम वैल्यू होती है उसके पास। और वो कहता है ये आप ए बी की वैल्यू बताएं। हम क्या करेंगे, इस ग्राफ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम उसे कंपेयर करेंगे। तो देखें, ग्राफ जहां से एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है ना उसको हम उसके रूट्स कहते हैं, आंसर कहते हैं। यानी कि ये भी एक्स की वैल्यू होती है, ये भी एक्स की वैल्यू होती है। तो x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू -3 है। इस 2 को इधर ले जाएं, x -2 इक्वल टू 0। इस 3 को इधर ले जाएं, x + 3 इक्वल टू 0। ये दोनों 0 के इक्वल हैं तो इनका प्रोडक्ट भी 0 के इक्वल होगा। फिर ये बिल्कुल वही चीज है जो हम क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हुए ना उसके फैक्टराइज करते हैं, फिर उसमें से x की वैल्यू निकालते हैं। ये बिल्कुल उसकी रिवर्सिंग है। वो जो x की वैल्यू निकालते हैं ना वो फाइंड करते हैं, वो ग्राफ की x x कट होते हैं, ये x कट होते हैं। अब इसको ये दोनों का प्रोडक्ट भी 0 होगा। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x x से मल्टीप्लाई होगा x², x इससे मल्टीप्लाई होगा 3x, इससे मल्टीप्लाई होगा -2x एंड -6 इक्वल टू 0। x² + x बनेगा -6 इक्वल टू 0। अब हम कंपेयर कर सकते हैं इसके साथ, x की वैल्यू 1 है और यहाँ b की जगह -6 है, क्योंकि ये प्लस है ना इसलिए -6 कहेंगे इसे। यानी कि इसको हम यूं भी कह सकते हैं +-6 ऐसे। तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिवर्सिंग है। ये जो ग्राफ जहां से एक्स एक्सिस को क्रॉस करता है वो रूट्स होते हैं, वो एक्स की वैल्यू होती है, हमने वो रख लिए वहां से और इसको दोबारा इक्वेशन में चेंज कर लिया। तो देखें आगे क्या है। हाँ बिल्कुल, नहीं पुट नहीं की है, वो कंपेयर किया इक्वेशंस के साथ। ए की जगह पे 1 है और बी की जगह पे -6 है।
शो दैट ग्राफ दिस इज दिस, ये ग्राफ है इसका बना हुआ, और ये आपके पास इक्वेशन है, हैज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस, यूज द एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस ना। तो ये यहां से लेकर और यहां तक, हाँ, ये एज एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, यूज योर ग्राफ टू फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। देखिए अब ये ग्राफ इस टाइप का है कि इसकी रेंज अगर हम वहां लेते हैं ना, कि ये इसकी पीक पॉइंट है और ये ऑलमोस्ट 8 से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि ये ऊपर से थोड़ा सा कर रहा है, और ये वैल्यू इसकी जो ना ये यहाँ से ये -3 से थोड़ी सी नीचे है, तो टच कर रही है, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशंस यहाँ होंगे इसके पास। तो ये आपके पास वैल्यू बनती है, क्योंकि ये आप इसको कंपेयर करें ना, तो ये बिल्कुल वही इक्वेशंस आपकी, यहाँ 6 है, यहाँ भी 6 है, तो ये y की वैल्यू k है। k एक हॉरिजेंटल लाइन होती है, ये -4 है या -4 से थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। असल में पता क्या है, इसमें कंफ्यूजन ये है कि जब जस्ट टू लेस देन दिस, इससे नीचे करेंगे ना, इससे नीचे करेंगे, तो ये तो फिर लाइन पूरी 3 को क्रॉस करेगी, 3 सॉल्यूशंस होने चाहिए। इस तरह जस्ट टू अबव इट करेंगे तो तब भी 3 सॉल्यूशंस आने चाहिए। लेकिन ये क्योंकि इसकी लिमिटेड वैल्यू देखिए, इसकी लिमिटेड वैल्यू जो है ना, वो आपके पास वाई इज इक्वल टू 8 है, और वाई इज इक्वल टू यहाँ क्या है, -4 है -4। अच्छा अब ये जो है, हम इसको इसको जो है ना, अब क्योंकि ये एरर है यहाँ पे, इसके अंदर एरर है, तो हम इस एरर को जो है वो काउंट करेंगे 0.5 का। तो इसको ये करेंगे कि ये क्योंकि एग्जैक्टली 0.5 भी नहीं है, एग्जैक्टली जो है ये 0.5 भी नहीं है, और उससे तो हम इसे कहेंगे ये 8k की वैल्यू 8.8 से लेके 8.5 तक है, और y की वैल्यू जो है, ये अब क्योंकि ये बिल्कुल 4 भी नहीं है और 4 से पीछे भी नहीं है, नहीं यानी कि आप 0.5 की रेंज डाल सकते हैं इसमें, 0.5 की, नहीं नहीं वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पे तो फिर एक ही वैल्यू होगी ना, लेकिन हमें वो बतानी एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो -3.8 से लेके -4.2 तक ये रेंज दे सकते हैं इसकी, यानी कि थोड़ा सा 4 से आगे है ना, एग्जैक्टली 4 नहीं है, मुझे लग रहा है 4 से थोड़ा सा आगे है ये, हालांकि इस पे भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन क्योंकि ये एरर की वजह से हम कर रहे हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कहाँ पे ये लाई करेगा, ये थोड़ा सा लिमिटिंग वैल्यू के 5 पॉइंट ऊपर और नीचे कर सकते हैं वैसे, चलो इसे, ये तो जनरल सी बात है। अच्छा अब वो ये कहता है, देखिए ड्राइंग दिस इक्वेशन बाय ड्राइंग सुटेबल लाइन ऑन द ग्रिड फाइंड द सॉल्यूशन। अब ये है, इसको ग्राफ इक्वेशन से कंपेयर करो, बिल्कुल ये वाली यहाँ है, ये भी है, ये वाली यहाँ है, बिल्कुल ये भी है, यहाँ -5 है, यहाँ -7.5 है, तो x² -2x², इसको हम -5x कर लेते हैं, और 2x इसका उधर ले जाते हैं, यानी कि इसको -2x करते हैं, 7 को यू लिख देते हैं, -7x को ऐसे लिख सकते हैं, -5x -2x, और ये 5 है ना, यहाँ 6 है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको 6 बना के यहाँ -1 कर देते हैं। हाँ वो रेंज आ जाए बस इसकी, यानी कि वो जो लिमिटिंग वैल्यू है ना, उसका 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे कर दें बस, ये है इक्वेशन आपके पास। अब देखो इसको हमने एग्जैक्ट इस इक्वेशन में लिखना है, x² -2x, ये x3 है, और ये आपके पास ये वाली वैल्यू नहीं चाहिए, इसको उधर ले जाए, 1 को भी उधर ले जाए, -5x, और ये 2x + 1 ये उधर ले जाएंगे, ये इधर से हमने प्लस, ये +6 चाहिए ना हमें, +1 किया -1 कर दिया, ये उधर ले गया, तो ये इक्वेशन है वो
जिसको हमें ड्रॉ करना है इसमें। ये वो इक्वेशन है जिसे हमें ड्रॉ करना है, क्योंकि ये अब y की इक्वल होगी आपकी ना, ये वाली चीज y, ये हम उधर ले गए इसको इक्वल टू ये y के इक्वल आ गया आपका, +6 भी इसके साथ ये। तो इसको हमने ड्रॉ करना है। अब फर्स्ट के x की वैल्यू आप 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 आती है, और y की वैल्यू 0 लिया, y x की वैल्यू 1 ले लें, 1 ले लें तो y की वैल्यू 3। 2 पॉइंट्स चाहिए हमें, इस पॉइंट्स को अब हमने ड्रॉ करना है। ये नहीं है, आधी समझ आई बात की? नहीं 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 नहीं, नहीं। आदि देखो, आदि देखो, मोस्टली स्टूडेंट जो है मिस्टेक करते हैं। हमारे पास असल ग्राफ ये है, हर वक्त जो है ना ये जेन में रहना चाहिए। मेरे पास इक्वेशन जो दी है ना वो ये वाली है, मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा इसके अंदर। तो ये मुझे यहाँ 7x दिया हुआ है, मैं इसको 5 बनाना है, ये 5 को 6 करना है। तो मैंने क्या किया, इसको x³ -2x², इस 7 को मैंने लिख दिया -5x -2x, 5 को मैंने लिख दिया 6 और -1 = 0। अब मुझे इसी तरह कन्वर्ट करना है इसे मैंने x³ -2x² -5x +6, ये जो दोनों वैल्यूज है ना ये उठा के मैं दूसरी तरफ ले गया हूं, 2x + 1। अब ये जो है ये y है मेरा, ये तो ये y = 2x + 1 मेरी इक्वेशन बन गई है। ये इक्वेशन मैंने ड्रॉ करनी है, मुझे 2 पॉइंट चाहिए। मैं x को 0 पुट करता हूं ना तो ये y 1 देगा, एक पॉइंट तो ये आ गया 0 1 0 1, ये पॉइंट है इसका ये। अच्छा, मैं x को 1 पुट कर लेता हूं और y की वैल्यू 3 आएगी, तो x1, ये x1 है आई थिंक, कहाँ है, यस यहां पे मैंने ड्रॉ करना है ना इसे। x1 ये रहा और y3 आपके पास यहाँ ये रहा, इसमें से मैं लाइन पास कर देता हूं। ये 3 सॉल्यूशंस बन जाएंगे आपके। एक सॉल्यूशन आप ये उठाएंगे, ये वाला, एक सॉल्यूशन ये उठाएंगे, एक ये उठाएंगे, ये नीचे से x की वैल्यू लेंगे, ये वाली ये x की वैल्यू लेंगे आप ऐसे, ठीक है, इजीली आप लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यस ये वाला बड़ा फैंसी क्वेश्चन। सर्कल प्रॉपर्टी, पी क्यू एंड आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, सेंटर ओ, सेंटर ओ है। एंगल पी ओ क्यू ये 8x है, ये वाला पी आर ओ ये आपका x है, ये 24 है। पी क्यू ओ ये वाला एंगल बताना है कितना। ये देखो हमारे पास ये x है, ये 8x, हम अगर इसको ज्वाइन करें इसके साथ, ये इस पॉइंट को इसके साथ ज्वाइन करें तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाती है भाई, ये वाली, क्योंकि ये रेडियस है ना दोनों। तो ये वाला, ये एंगल भी x होगा, फिर ये वाला, तो ये वाला जो है ना आपका पी ओ आर, ये एंगल आपका बनता है 180 -2x, यानी कि 180 में से ये 2x माइनस कर देना, ये वाला एंगल आ जाता है। अच्छा, इसी तरह इसको ज्वाइन किया तो ये एंगल 24 है, ये भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि ये रेडियस बने हुए हैं। तो ये आपका यहाँ पे क्यू ओ आर आपका पास कितना बनता है, 180 -48, तो ये आपका 132 बनता है, ये वाला एंगल। इन तीनों को मिला के आपका जो बनता है ना 8x + 180 -2x + 132, ये मिला के बनता है 360, क्योंकि ये एंगल उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक x की वैल्यू नहीं आएगी आपके पास। तो ये आपके पास ये इसमें से ये पहले x फाइंड करना है, फिर ये वाला एंगल फाइंड करना है पी क्यू ओ। ये ज्यादा नंबर का क्वेश्चन होगा, कुछ 4 से 5 या 3 नंबर का ना, 4 नंबर का क्वेश्चन। हमने क्या किया, हमने स्ट्रेटेजी ये की है, पहले हमने इस पॉइंट के आसपास नंबर सारे ऐड फाइंड कर लिए, इस पॉइंट के आसपास कि मैंने ये इसको मिलाया ना, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल x और x, ये भी x है, 180 में से ये आ गया, हाँ हाँ, इसी तरह ये करके फाइंड, ये 360 में से ना ये सारे माइनस कर देंगे, ये 180 और ये इसमें से माइनस करेंगे ना तो ये माइनस ये 2
11, ये 3, ये माइनस करेंगे तो ये 48 आएगा। तो x की वैल्यू 8 आ रही है आपके पास। अच्छा, अब ये 8 है तो ये फिर एंगल कितना होगा भाई? 8x कितना हो जाएगा फिर? 8 इंटू 8, 64। ये वाला एंगल 64 है ना ना। नहीं नहीं, और कोई इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता बेटे इसका, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी लेटर्स में है। ये ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। देखिए मैंने कुछ नहीं किया बेटे, मैंने सिर्फ इसको मिलाया आपस में। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई, ये भी 24 बन गया। इसको करके मैंने ये एंगल फाइंड कर लिया, इधर से ये फाइंड किया। तीनों को ऐड करके 360 के इक्वल रख के एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब अगर एक्स की वैल्यू 8 है, नहीं गिवन नहीं है, ये एक्स पे डिपेंड करता है बेटे। आपने एक्स में आंसर नहीं देना, नंबर में आंसर देना है। ये उसने नहीं कहा कि इन टर्म ऑफ एक्स, पहले हमने एक्स की। हाँ, 180 माइनस ये 2x बना ना ये वाला। अच्छा 48, ये वाला 132 बन गया। ये वाला 8x है। ये वाला क्या है? 180 में से 2x माइनस कर दिया ना, ये भी x है, ये भी x है। ये वाला मैंने बनाया हुआ है। इन तीनों को ऐड कर लिया अब हमने। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये तीनों को ऐड किया है, 360 के इक्वल कर लिया। वहां से x की वैल्यू निकाली है। अगर x 8 है तो फिर ये 8x कितना बनेगा? 8 इंटू 8, 64 है। तो बाकी ये दोनों इक्वल है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनती है ना। तो 180 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 2, तो ये पी क्यू ओ बनेगा आपके पास ये एंगल। तो ये आपके पास 64 निकालेंगे इसमें से 180 में, तो कितना आएगा भाई? 116, राइट। 58 डिग्री है ये आंसर, ये वाला 58। ये फाइंड करना था हमने। तो देखिए सिंपल है, हमने इसको ज्वाइन करके, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये x x 2x 180 से माइनस किया तो ये वाला एंगल आ गया ये। और ये 24 करके 132 कर लिया। और इनको मिला के तीनों एंगल को ऐड कर लिया, एक ये और ये तीनों एंगल ऐड किए हमने। ऐड करके 360 के इक्वल है। तो ये 8x में से 2x गया 6x, बाकी को ऐड करके सब्ट्रैक्ट किया 48 आ गया। x की वैल्यू 6 से डिवाइड किया, 8 आ गई। तो उससे 64 बनाया, फिर वो एंगल फाइंड कर लिया हमने। तो अब आगे वो क्या कहते हैं इसमें? यस, आगे ये आ गया। पता नहीं, डर के बाद थक गए हो? बोल मैं रहा हूं थक आप गए हैं, 10 क्वेश्चन है यार। लेवल ये बी पार्ट करें, बस 2 क्वेश्चन रह गए इसके बाद। देखो ये हमारे पास है इक्वेशन इस टाइप की। ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये एक सिमिलर ट्राइंगल्स का ग्रुप है ना। के के एल एम, के एल एम एक ये ट्राइंगल है, इज सिमिलर टू के एन जे। इसके साथ देखते हैं ना, तो के एल एम एंड के एल एन आर स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, ये जरा इंटरसेक्ट कर रही है। के एल एम एंड ये एंगल वाई है। और कहते हैं के एल एम और के एन जी, ये 2 एंगल इक्वल है, ये भी एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अच्छा जी, तो के एल एन वाई है। के एल ये 6 है, ये दिस है, दिस है। और ये सिमिलर है, एरिया ऑफ दिस के जे के एन इसका एरिया जो है वो आपको 75 दिया हुआ एरिया। अच्छा, अब ये क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल है तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं ना। सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया जो है उनकी रेशियो सेम होती है। तो देखें, एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, L1 ओवर L2, ये। तो इसको हम A1 कह देते हैं, इसका एरिया ये, और इसका एरिया 75 है। इसकी एक साइड ले लें, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जैसे इस एंगल के सामने वाली ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, इसकी साइड 6 है, इसकी 10, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड 6/10 स्क्वायर। क्यों भी आदि, ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग है, ये वाला एंगल, तो इस इक्वल एंगल की अपोजिट साइड भी प्रोपोर्शनल होती है ना। तो
हाँ तो हम जब जब तक इसका एरिया नहीं आएगा हम एंगल नहीं फाइंड कर सकते। नहीं, यहाँ को साइन ये लगेगा एरिया का साइन का रूल, दो साइड्स और इंक्लूडिंग। पहले हम एरिया फाइंड करें, कोसाइन रूल से नहीं आएगा बेटे। ये साइड नहीं है ना आपके पास कितनी है, अगर ये साइड होती ना तो हाँ वो लेकिन जब तीनों साइड्स होता है, अब ये साइड नहीं है ना, हमें क्या पता क्या है। ये सिमिलैरिटी जो है ना साइड्स नहीं देती, इस तरह से आपको रेशो दे सकती है उसकी। एक फॉर्मूला ये भी है एरिया का, हाफ प्रोडक्ट ऑफ साइड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। ये भी दो साइड और इंक्लूडिंग एंगल के लिए होती है, ये एरिया का फॉर्मूला है। तो ये 75 हम मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज 2 3 जा और ये 2 5 जा, तो ये हो गया 9/25। एरिया फाइंड करेंगे, कुछ को साइन नहीं हो ही नहीं सकती, साइड नहीं फाइंड हो सकती यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोपोर्शनैलिटी है। हाँ ये साइड होती ना तब हम वो साइड फाइंड कर सकते थे। हाँ या ये दोनों एरिया आ जाए, या ये भी एरिया आ जाए ये भी आ जाए, तब हम साइड ये फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकती। फिर भी ये दो साइड्स प्रोपोर्शनल है। ये एरिया फाइंड करें, उस एरिया का ये फार्मूला लगाएंगे, फिर ये वाला इसको साइन रूल नहीं लगेगा। ये मल्टीप्लाई 75, हाँ ये 27 है, इसका एरिया 27 है। अब हम ये फार्मूला लगाएंगे 27, और ये हाफ, साइड इसकी एक 6 है एक 10.5 है, और साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, ये वाला फार्मूला लगेगा। ये एरिया का, जो एक ट्राइंगल का एरिया होता है वो हाफ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, क्योंकि नॉट ये अब ये दो साइड है ना हमारे पास, और इंक्लूडिंग एंगल का ये फार्मूला, इस एरिया से हमने ये एरिया फाइंड किया इसका। ठीक है ना। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे 54, और ये नंबर इसको डिवाइड कर देंगे, 6 मल्टीप्लाई 10⁵ दिस इज साइन वाई। इनकी वैल्यूज लेकर और साइन इनवर्स लेंगे तो डिग्री एंगल आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं इजीली। इसके बाद ये आपके पास है, अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ड्रॉ डायग्राम शोज द मार्क्स ऑब्टेन। आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? 80 पीपल, 80 पीपल की है ये। कौन आया ये? तू ही बोल। चलो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले यार, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले। तो ये 80 स्टूडेंट्स हैं, 80 स्टूडेंट्स हैं। यूज द डायग्राम टू फाइंड एन एस्टिमेट ऑफ द मीडियन। मीडियन आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मिडल होता है, ये 80 पे। हाँ मैं बताता हूँ, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए किया, मैं उसका रिवर्स से बताऊंगा आपको। अभी देखें कि आपके पास एस्टिमेट मीडियन करना है। आपकी जब भी मीडियन या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हो, सबसे पहले ये चेक करो ये टच कहाँ कर रहा है, क्योंकि समटाइम ये नीचे टच करता है, स्टूडेंट जो है ना फुल फ्रीक्वेंसी ले लेता है, उससे गलत हो जाता है। ये 80 पे टच कर रहा है, तो 80 से 80 का हाफ जो है ये 40 होता है। मीडियन मिडल में होता है, 50% होता है। ना ना बेटे ये मीडियन है, ये क्यूमुलेटिव वो मीन होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे भी निकलता है वो अनग्रुप डाटा के लिए, लेकिन जब आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है तो उसका मीडियन जो है ना, इसका फुल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 50% 40 होता है। उस 40 को हम यहां जाके इसे मैच करेंगे, जहां ये इसको टच करेगा वहां से हम इसकी ये वैल्यू उठाएंगे, ये वाली। ये ऑलमोस्ट 48 आपके। ठीक है जी, 48 इसकी मीडियन बनती है। अब वो कहता है 60% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड द टेस्ट, यूज द डायग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ मार्क्स नीडेड टू पास। तो पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए? अब ये 80 है, 80 का हम 60 ना ना बेटा नहीं, 80 स्टूडेंट्स का 60% पास हुए हैं। हम 80 स्टूडेंट का 60% फाइंड करेंगे, कितने स्टूडेंट हैं, ये हम स्टूडेंट्स फाइंड कर यहां से लेंगे फिर।
ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। 48 स्टूडेंट पास हुए, ऊपर वाले स्टूडेंट पास हैं, तो 80 में से 48 माइनस करें, 2 और ये 3, 32 के पास, ये यहां से ये ऊपर वाले सारे पास हैं। देखो फिर समझो क्वेश्चन को कि आपके पास, हाँ क्योंकि 32 स्टूडेंट फेल हुए हैं और 48 पास हुए हैं। ये 43 44 ये आंसर होगा इसका। ठीक है, वो डायरेक्ट नहीं लेना, वर्डिंग पे नहीं जाना, उसको अंडरस्टैंड करना। 60% स्टूडेंट पास हुए हैं, यानी कि 80 में से 48 पास हुए हैं, तो वो 48 जा रहा है यहां से। हाँ ये वाले लेनी है हमने। अब वो ये क्या कहता है आगे, ये हाँ ये देखो यहाँ ये चीज बनानी है हमने। अब देखो इसको अंडरस्टैंड करना है। मैं यहाँ पे ओहो, इसको थोड़ा सा छोटा ना कर लें फिर, कितना बना हुआ पहले, ये तो बार बार छेड़नी पड़ेगी हमें। यस, अब देखिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, नजर आएगी आपको चीज, यहीं से वैसे देख लेंगे हम। ये मैं बताता हूँ, बनाता हूँ, देखिए ये कहता है यूज द इंफॉर्मेशन ऑन द, ये डायग्राम यूज करें और ऑन द कंप्लीट। 0 से 28 है, यानी कि 0 से 20 या 8 पे मार्क हो रहा है, और 20 से 40 के ऊपर देखें कहाँ मार्क हो रहा है, ये यहाँ पे। ये कितनी बनती है, 24, है ना, ये 20 से 26, 26, 26, तो 20 से 40 तक 26 है, बीच में से 8 माइनस कर दे, क्योंकि ये 26 पूरा है ना कंप्लीट, 8 माइनस कर दें इसमें से, तो ये 18 आ जाएगा इधर। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एडिशन करती है, नहीं समझ आई। ये देखो मैं ये ना, ये टेबल ऊपर बनाते हैं हम, या इसके साथ ही बनाते हैं, ऐसे नजर नहीं आएगी। ये मैं इसके साथ लेता हूँ यहाँ पे, सुने, ये इधर ही हम करते हैं इसको, ये टेबल यही बना, टेबल भी यही बना देते हैं हम उसको, नीचे वाला ना, ताकि समझ आ जाए। देखो बात समझो, 0 से 20, आगे वो कहता है 20 से 30 यानी 40, उसके बाद क्या कहता है, एक दफा देख लेते हैं, ये टेबल देख लेते हैं। 40 डे है, अच्छा चलो ये, नहीं वो फिर वो तस्वीर दूर चली जाती है ना। ये देखें, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। तो अब हम करते हैं, चलो यार, अब यहां से हम उठाते हैं, देखो कैसे बनेगी। ये देखें आपके पास ये है, ये 20 पे 8 है, ये गिवन है आपके पास ये। अच्छा 20 से 40 तक, 40 तक, 40 तक, 40 40 40 40 ये, हाँ, यहाँ टच कर रहा है ना, ये कितना है, ये 26 है ना, 22 26। अब 26 ये फुल है, उसमें से 8 माइनस कर दें, तो यहाँ 18 आएगा इस खाने में। ये टेबल, ये ये टेबल बन गया। 40 टू 60 कितना है, 40 टू 60, 60 को मैयर कर लें, कहाँ जाता है ये, यहाँ टच कर रहा है, आई थिंक 58 है ना, क्यों आदि, हेलो, 58 है ना, 58 में से ये टोटल 26 माइनस कर दें, 58 26, ये 2 और ये यहाँ पे 3, 32, ये 32। ये देखो ये फ्रीक्वेंसी होती है, इसको ऐड करके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। सम टाइम ये होता है कि क्वेश्चन में नहीं, ये टेबल गिवन होता है इस तरह का, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी का टेबल गिवन होता है। अब 60 टू 80, 60 टू 80, हाँ ये है 74, ये 74 है,
74 में से 58 निकाल दें, 6 6। वो मीन फाइंड करने के लिए होता है। वो देखिए अब जैसे ये फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया ना, अगर वो इसका क्या मीन फाइंड करे तो तब हम इसका एक्स लेते हैं, ये फ्रीक्वेंसी टेबल का। ये फिर हाँ वो इस केस में कहते हैं जब, हाँ वो फ्रीक्वेंसी टेबल का होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का नहीं होता। अच्छा 80 टू 100, 100 जो है वो 80 पे। क्लास इंटरवल में से, तो बेटे ये, हाँ तो ये आपका इसका मिड लेंगे, 10 आएगा, वो इससे मल्टीप्लाई होके 80 करेगा ऐसे, तो ये होता है ना, वो एफएक्स होता है यहाँ पे, बिल्कुल। इसका जैसे ये 30 होगा, इससे मल्टीप्लाई करके ये आपको देगा 540 जो है ना, इस तरह से। अच्छा अब ये देखें 80 और 100 जो है ना, 80 से 100 तक, तो ये आपके पास टोटल 80 बन गया, और इसमें से 74 माइनस कर देते हैं, तो 6 आ जाएगा ये, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी 80 है ना, 74 बनी है वहां तक, याद है, तो 6 आ गए। अब ये देखें टोटल कितने बनते हैं, काउंट कर लें से, ये काउंट भी करना है क्योंकि 80 होने चाहिए टोटल। ये 26 और ये 32 कितने बनते हैं, 26 32 8 58 और 16 74 और 6 80 होने चाहिए टोटल, इनमें फर्क नहीं आना चाहिए नंबर। ये आपका फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया, ठीक है जी। अच्छा इसमें उसने कहा कि फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। अब देखें आगे वो मीन करने के लिए भी कह रहा है, इसको कर रहा है मीन कहीं पे देखने, ये टेबल बन गया आपका ये वाला, यानी कि ये आपके पास टेबल बन गया। बस ये टेबल ही बनाने, मीन तो नहीं कहा उसने इसका, नहीं टेबल ही बनाना था बस। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का रिवर्सिंग किया हमने। अब देखिए आगे क्या कहता है वो, अब वो कहता है जी ये आपके पास टेबल गिवन है, एन एस्टिमेट फॉर द मीन। अब यहाँ जो है ना देखिए ये मीन का वही आ गया, अब फिर वही बात आप जो पूछ रहे हैं, एस्टिमेट फॉर द मीन टाइम टेकन टू कंप्लीट द टेस्ट इज 67.625 मिनट्स। This is calculated using the mid interval value as an estimate of the time in each interval. Calculate this. देखो ये मीन गिवन है इसका, और ये गिवन है, और ये हमने इसकी पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो ये टोटल कितना है, 80 है ना, तो ये आपके पास 8 प्लस 13 प्लस पी प्लस 20 प्लस क्यू इज इक्वल टू 80। तो यहां से पी क्यू की वैल्यू आप, पी प्लस क्यू कितना होगा, ये दोनों ऐड कर लें, ये 28 और ये 41, 41 निकालेंगे 39। दिस इक्वेशन इज 1। क्योंकि ये दो वेरिएबल हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस बनेंगी। एक इक्वेशन बनेगी अब मीन से, क्योंकि उसने मीन दिया हुआ है। अब मीन क्या होता है कि हम इसका इंटरवल ले लेते हैं, कितना है 40 टू 50, तो ये 45 आएगा। अब कैलकुलेटर तैयार रखना आपने, 50 टू 60 ये 55 आएगा, ये एक्स फाइंड कर रहे हैं हम। 60 टू 70 ये 65 होगा, 70 टू 80 ये 75 होगा, ये 85 होगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 45 और 80 कितना हो जाएगा अभी मीन, ये मीन मीन आपके पास है 67.625। अब मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ, 67.625। अब इसको मल्टीप्लाई करें, आदि 40 36 360, थक गए हो। इसको भी मल्टीप्लाई करें, 13 5 65, 6 13 5 6 71, गलती ना हो मेरी। दिस इज 65p, दिस इज, ये 70 से मल्टीप्लाई होगा, 0 10 1 14 1 15 1500 प्लस ये 85 क्यू डिवाइडेड बाई 80, 80 टोटल है इसका, 80 का, और 67.625। अब क्या करेंगे हम, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इन सब की एक इक्वेशन बना लेंगे। आदि समझ आई बात की? देखो मैं इसको खुद भी कर लेता हूं। ये बन गया आपके पास 6
3 8 चौके बत्तीस, हाँ 360 प्लस 716, देखना कोई वैल्यू गलत ना हो, 716 प्लस 1500, ये हो गया, ये बन गया आपके पास 2000, यहां में लिख रहा 2500 क्या, नहीं ये इसका ग्राफ से ताल्लुक नहीं है, ये अलग से क्वेश्चन है। हाँ जी 85 क्यू, और ये आपके पास यहाँ पे जो है ना, ये 80 से मल्टीप्लाई होके इसकी वैल्यू सम बनाएगा, 67.625 मल्टीप्लाई 80, ये आएगा 5410। अब ये वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, 65p प्लस 85q, ये जाके वहां से माइनस होगी, इसमें से -2576, ये वाली वैल्यू माइनस कर दी, तो ये आ गया आपके पास 2834। अब ये जो वैल्यू है ना, इसमें से हम p की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, 39 माइनस q, ये p की वैल्यू यहां पुट कर दे इसमें, 65 39, ये 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 4 से 5 नंबर का, q 85q 2834, ये मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं। अब इसको सिंपलीफाई कर लो, 65 मल्टीप्लाई 39, ये बन गया 2535 माइनस ये 65q प्लस 85q, दिस इज 2834, ये जाके उधर माइनस कर दो और इनको भी माइनस कर दो, ये देगा आपको 20q, ये उसमें से 28 में माइनस करेंगे, 2834, दिस इज 299, 20 से डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 20, यस 14.95, कोई अगर गलती नहीं, हो सकता है 15 हो ना, नंबर 15 में भी हो सकता था, ये कोई मेरी मिस्टेक अगर नहीं हुई ना, तो फिर यही होगा, ठीक है। ये की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो पी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। देखते मैं देख लेता हूँ इसका आंसर, क्योंकि आई थिंक मुझे लग रहा है डेसिमल में आंसर आया ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, कहीं कोई वैल्यू मैंने लिखने में गलती कर दी होगी। 9 का ये 48 आ गया, ये 40 हम निकाले थे, ये आपके पास वो आ गया, ये 24, क्यू की वैल्यू 15 आ रही है, ये कोई ना यहाँ से एस्टिमेशन की वजह से हो रहा है, ये जो 6 7 थी ना, इसकी वजह से। तो आपने इसमें क्वेश्चन में देखना, उसने क्या दिया कि पी एंड क्यू वैल्यूज ऑफ दिस, और ये इंटीजर्स में ले लेनी है आपने, एस्टिमेट द इंटरवल्स ऑफ दिस, देखना 14.95 है ना, इसको अपने इंटीजर कंसीडर कर लेना है, ये क्योंकि बाकी वैल्यू भी इंटीजर्स में है, तो वो p की वैल्यू 15 यहाँ पुट करेंगे, तो आपके पास 39 माइनस 15, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, और ये 24 आ जाएगा आंसर इसका, इसको चेक कर लेना इस तरह से। अब देखें लास्ट क्वेश्चन, ये आपके पास बनेगा ये, तो वेरी सिंपल वेक्टर का क्वेश्चन है, ये मैग्नीट्यूड, जब भी कोई वेक्टर होता है ना आपके पास, उसके कंपोनेंट होते हैं एक्स वाई, क्यों आदि थक गए हो, दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ ये बनता है आपके पास, सिमिलरली -3 स्क्वायर, बस थोड़ा सा और बेटा, दिस स्क्वायर, ये तो ये आपके पास 9 प्लस 25, वो कहते हैं सर ने ना वीडियो बहुत बड़ी बनती है, तो मैथ की वीडियो तो बड़ी ही होगी, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है जी, इसको आप डेसिमल में आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से देखें, ए सी इज दिस, सी इज दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, देखिए ये ए सी है 6 2, इसको फ्रैक्शन में लिखना, एवरी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस इन पोजीशन वेक्टर फॉर्म, इसकी पोजीशन वेक्टर फॉर्म होगी ओ सी माइनस ओ ए, हर वेक्टर को इस तरह हम पोजीशन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, और पोजीशन वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये तो कब लिखते हैं ये? जब भी आपने
देखो जब आपके भाई वेक्टर दिया और एक एक इसमें से दिया हुआ है ना, तो आप इस तरह से ए देखें, सी दिया हुआ और ए फाइंड करना है, एक दिया हुआ और हमने दूसरा फाइंड करना होगा, बिल्कुल हाँ। ठीक है, तो ये सी का ये पॉइंट दिए हुए ना, ए फाइंड करना ना आपने, सी फाइंड दिया हुआ, ये सी के पॉइंट दिए हुए हैं, तो दिस इज 10 - 1 माइनस ओ ए, ये 6 2। अब सिंपल इसको इधर ले जाओ, इसको इधर माइनस कर दो जाके, ओ ए तक ये प्लस हो जाए, 10 - 1 -6 2, ये ना इधर जाके माइनस, जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही। तो ये बनेगा आपके पास 4 and -3, तो ये पोजीशन वेक्टर बन गया ओ ए। तो ओ के जो कंपोनेंट होते हैं वो ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये आंसर आ गया आपका। सिमिलरली इसमें वो क्या कहता है कि जी आपके बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी, अब ए के पॉइंट आ रहे हैं आपके पास 4 and -3, तो ए डी कैन बी रिटन एज, ए डी जो है वो बी का मिड है, बी इसके मिड में है, यानी कि ऐसे है जैसे ये ए है, ये डी है, और बी यहां पे है मिड में, यानी कि ए डी जो है, ए डी बी, ए बी का 2 ऑफ ए बी है, इसका डबल होगा, ए बी तो ऊपर है हमारे पास, 2 ऑफ ए बी, ए डी बी जो है ना मिड है ना, तो यानी कि ए बी का डबल जो है वो ए डी है। अच्छा इसे लिख सकते हैं हम ओ डी, तो हमारे मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं ना मैग्नीट्यूड नहीं, वेक्टर की बात हो रही है यहाँ पे, वेक्टर इसका जो है ना वो है -3 and 5, ये उसका डबल हो गया। अब ओ डी तो हमें फाइंड करना है, ये आपका 4 - 3 ऑलरेडी आपके पास आ गया है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 and 10, ये बनेगा आपके पास, इसको उधर जाके ऐड कर दो बस, ओ डी, ये जाके ऐड होगा -6 and 10 +4 - 3, तो ये आपके पास -2 and 7, ये आ जाएगा। तो डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए आपके पास -2 7, ये आंसर हो गया। तो इसे आप दोबारा देखिएगा, सारी चीज समझ आ जाएगी आपको। उसके बाद आ गया है इसका लास्ट पार्ट, सिंपल, ये तो ये आपके पास पी क्यू ओ जो है ये आपके पास डायग्राम है, ओ पी आपके पास पी है, ओ क्यू आपके पास क्यू है, आर इज द पॉइंट ऑन ओ क्यू सच दैट ओ आर एंड 2 आर क्यू, इसको स्टेब्लिश करना होता है हमने। ठीक है जी, पहले तो पी क्यू सिंपल कर लें, पी क्यू, जब भी कोई वेक्टर हो ना तो आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, जब इस तरह से कंपोनेंट में ना हो लेटर, माइनस पी प्लस ना हाँ क्यू -p लिखेंगे वैसे, क्यू माइनस पी, ठीक है क्यू टर्म, क्यू ओ एस हमने फाइंड करना है तो हाँ ये ओ ओ एस, एस का हम बनाएंगे क्यू ओ प्लस ओ पी, हाँ ये ओ एस फाइंड करना, ओ एस, क्यू ओ प्लस ओ ओ पी एस, ना, ओ पी से जाओ, ओ पी, अच्छा क्योंकि ओ एस फाइंड करना है हाँ तो ओ हम पी, पी प्लस ना ओ पे पी खड़े हैं, प्लस पी एस, ओ पे खड़े हैं बेटा, ओ एस है पी ना, प्लस पी ओ पी, आप ओ एस फाइंड करना ना, तो पी है ना, बेटे देखिए आप ओ एस फाइंड करना है ना, आप पहले लेटर पे खड़े होते हैं, पहले पे, ठीक है सर, ओ पी प्लस पी एस हो हाँ गया, पी एस, अब ओ पी तो तो ओ पी पी है, जो है अभी पी है हमारे पास, पी एस आपके पास क्या है, वो हाफ ऑफ पी क्यू है क्योंकि एस मिड है, नहीं है ना, हाँ पी क्यू का ये हाँ जी, क्यू -p, तो इसको सिंप्लीफाई करें, पी हाफ क्यू हाफ पी, तो पी में से हाफ जाएगा, हाफ रह जाएगा ना, हाफ पी प्लस हाफ क्यू, हाफ कॉमन ले लें इसमें से, पी प्लस क्यू, क्यूट फॉर्म में आंसर देते हैं, हाफ कॉमन ले लिया इसका। ठीक है, अच्छा अब हमें फाइंड करना है आगे ये वाली चीज, ये आर एस, एस आर, और नहीं इसके आगे तो नहीं है कोई, नहीं, नहीं सर खत्म, एस आर फाइंड करना है, एस आर थोड़ा सा फैंसी होगा बेटा, मैं यहाँ पे करता हूँ एस आर, एस किधर है, चार इधर है, एस, ये थोड़ा एस आर मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एस आर फाइंड करना है, एस आर, एस क्यू जो हमारे पास वैल्यू आ गई है हाँ प्लस क्यू आर हो गया, अब देखें ये वाली जो है ना, ओ एस अभी आपने फाइंड कर लिया, वो है हाफ पी प्लस क्यू, ये और ये देखें, ये एस आर जो है ना, एस आर, एस आर ये फाइंड करना है, ये
तो हम पहले इसका पाथ डिस्क्राइब करेंगे। आप आर पे खड़े हुए हैं, आप एस आर को लिख लें, आर क्यू, सर एस पे खड़े हो। नहीं बेटे, हाँ एस, सॉरी, हाँ है, एस आर फाइंड करना, आर एस फाइंड करना था, देखना एस आर पे। एस आर, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो हमने क्या करा है, हमने एस आर फाइंड करना है, एस आर। आप एस पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ कहेंगे एस क्यू प्लस क्यू आर, ये आपकी पाथ बन गया ये, ठीक है। अब एस क्यू हमारे पास गिवन है, वो कितना है, वो कितना है, 1/2। हाँ वो उतना ही होगा जितना पी एस होगा, क्योंकि हाफ है ना ये, इसका पी, ये जो पी क्यू फाइंड किया था उसका हाफ है ना, तो जितना पी एस होगा उतना ये होगा, ठीक है जी, आ गया। तो अब हमें क्यू आर करना है, देखो क्यू आर के लिए बनाना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पे, ये आपके पास ओ आर और आर क्यू, क्या बनेगा, 2 और 1, यानी कि इसको डिवाइड कर दिया, इसका मतलब है ये वाला 2 है, ये 1 है, ठीक है। और क्योंकि ये यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आर क्यू किसके इक्वल आएगा, 1/2 ओ आर, ओ आर। तो ये पूरा 3 है, ये पूरा 3 है, तो ये वाला फिर ये क्योंकि हमें हमें क्यू आर करना है ना, तो इसका ऑपोजिट होगा 1/3 क्यू ओ क्यू का। फिर देख ले, मैं फिर इसे स्टेब्लिश कर फिर बना देता हूँ, ये रेशियो को अंडरस्टैंड करना है, ये हर क्वेश्चन में होती है। देखिए आपके पास दिया हुआ है ओ आर, पहले हम इसे सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे, 2 RQ, ओ आर एंड आर क्यू, हम क्या करते हैं ओ आर से डिवाइड कर देते हैं से, और 2 को यहां डिवाइड करते हैं, 1/2 RQ ओ आर, इसका मतलब है ये 1 है आर क्यू और ये 2 है। तो फिर हम क्या कहेंगे, अगर आर क्यू और क्यू ओ लें तो फिर कितना होगा, आर क्यू और ओ क्यू, 1/2 पी प्लस क्यू है, ये एस ओ क्यू है। एस ओ की, हाँ वो नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, उससे कोई थिंग, मैं इस रेशियो को यूज कर रहा हूं। देखो आपके मैंने ये बनाया ना, ये मैं ओ आर को डिवाइड करके 2 इधर डिवाइड करके मैंने ये बना लिया, 1 और 2 है, वो ठीक है, आर हाँ और ये 1 और 2 है। अच्छा ये क्यू आर, ये आर क्यू और ओ क्यू में क्या रेशियो होगी, 1/3 की होगी ना फिर, 1/2। है ना। ओ क्यू में क्या ख्याल है, यानी कि आर क्यू और पूरे में क्या होगी, 1/3 की रेशियो, क्योंकि ये 3 है ना, ठीक है ना। तो अब इसको उधर मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 OQ और आर क्यू, ये क्यू ओ क्यू क्या है, ये तो आपका क्यू है, आर क्यू, लेकिन हमें चाहिए क्यू आर, तो क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा ना इसका क्यू आर, हमें तो क्यू आर चाहिए ना पुट करने, क्योंकि हम एस से क्यू, क्यू से आर गए थे। इतना करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप अंडरस्टैंड करें ना, अगर आप थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ओरली भी करें तो हो जाती है, क्योंकि आपको ये पता लग रहा है कि ये वाली वैल्यू 2 है, ये 1 है, ये पूरा 3 है, यानी कि ये 1/3 पार्ट है ना पूरे का, और ये क्यू है, तो ये इसका 1/3 क्यू होगा, 1/3 क्यू होगा। लेकिन क्योंकि हमें क्यू आर, आर क्यू होगा, वो आर क्यू होगा, आर क्यू, क्यों हमें तो क्यू आर चाहिए, तो -1/3 क्यू बन जाएगा ये। अब सिंप्लीफाई करना, हाफ पी प्लस हाफ क्यू -1/3 क्यू, इसको सिंप्लीफाई करें, पी, और ये एलसीएम ले लेंगे इसका, 6, 2 3 3 क्यू, 2 क्यू, तो ये 1/2 पी प्लस 1/6 क्यू, 1/6 कॉमन ले लें, क्योंकि इसको क्यूट आंसर देना है। अब इसका भी एलसीएम लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 3P प्लस क्यू, दिस इज फाइनल आंसर, ये आंसर बनेगा। क्यों आदि, ठीक है, बाकी तो एलसीएम, ठीक है सर। ठीक है, चलें, गुड लक टू यू। बाकी स्टूडेंट्स घबराना नहीं, टाइम जो है ज़रा पेपर जो है उसका ज्यादा होता है, तो आप लोग जो है इसके मुताबिक सॉल्व करें इसे, और हार्ड कॉपी लेके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम जो है ना वो अक्टूबर नवंबर के पेपर करेंगे। ओके, गुड लक टू यू, अल्लाह हाफिज, ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।